नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज प्रोग्राम में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और कई दिनों के बाद आपकी विजय त्रिवेदी जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका आपके प्रोग्राम में। बड़ा जी बड़ा घर का एक इम्पोर्टेंट काज जो है निपटा करके आ रहे हैं, उसकी भी बधाई हो आपको कामनाओं के साथ जी। और आज तो देखिए आप आए और उसी दिन बड़ी खबरों की भरमार है सर। आज बिहार में नई सरकार बन गई, कल से महिला आरक्षण विधेयक, महिला आरक्षण क्या कहते हैं सर उसको, बिल पर अमेंडमेंट को लेकर के 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। पवन खेड़ा जी की जमानत जो है वो रद्द हो गई है और देश में डिलिमिटेशन को लेकर के मतलब संसद और विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी डिलिमिटेशन के बाद, वुमेन रिजर्वेशन जब करना होगा तो उसको लेकर के पॉलिटिक्स जो है अब वो खतरनाक डोमेन में चली गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत बिहार की खबर से ही करते हैं। जो तस्वीर आपको आज दिखाई दे रही है ये ऐतिहासिक तस्वीर है और इसमें बहुत सारी खबरें। बीजेपी का बिहार जैसे बड़े प्रदेश में, इतने इंपॉर्टेंट और ऐसी राजनीति वाले प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना जो उसका बड़ा लंबे वक्त से सपना था, वो सपना आखिरकार पूरा हुआ। और हम लोग पिछले 4-5 रोज से ये चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे तो सम्राट चौधरी क्यों होने चाहिए या सम्राट चौधरी क्यों नहीं होने चाहिए। बीजेपी को अपने स्टेबल का, अपनी विचारधारा का खांटी स्वयंसेवक जैसा कोई व्यक्ति क्यों नहीं बनाना चाहिए। खैर एनीवे वो अब चर्चा तो वो खत्म हो गई। अब सम्राट चौधरी बन गए हैं तो क्या होगा इसकी हम लोग बात करेंगे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, आज उन्होंने उसके बाद कोई मीडिया में बयान नहीं दिया है, लेकिन वहां नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार हर पल उनके साथ रहे, उनको यहां तक बढ़ाने में। आप ऐसे इसको देखिए, जब उनको पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया तब से लेकर के अभी तक नीतीश कुमार की भी पसंद है सम्राट चौधरी। ये इंप्रेशन देने में ना बीजेपी ने ना जेडीयू ने, दोनों ने कोई कमी नहीं रखी। वक्त वक्त पर पब्लिक मीटिंग्स में भी पीठ थपथपाते रहे वो सम्राट चौधरी का, उसके बाद तारीफ करते रहे। कल आपने एनडीए विधायक दल की बैठक में देखा, तब भी वो सम्राट चौधरी को माला उन्होंने पहनाई, प्रस्ताव उन्होंने रखा और आज भी वो वहां पर मौजूद थे। जेडीयू की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, दोनों नीतीश कुमार के बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट लोग हैं। डिप्टी सीएम विजय चौधरी होंगे और विजेंद्र यादव होंगे। इनमें से विजय चौधरी बताया जा रहा है कि एक पुल का काम कर सकते हैं इस सरकार में, जेडीयू और बीजेपी के बीच में भी और पार्टियों के बीच में भी। विजेंद्र यादव जी जो है उनका आना जो है वो सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि उनकी जगह पर शपथ लेनी थी निशांत को, नीतीश कुमार जी के बेटे को। कल उन्होंने एन वक्त पर इस इनकार कर दिया सरकार में आने से और आज सुबह तक भी बताया जा रहा है कि उनको मनाने के प्रयास हुए हैं कि चलें आज ही अगर वो मान जाते हैं तो भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन निशांत नहीं माने, उन्होंने 6 महीने का वक्त अभी अपने लिए मांगा है। उनकी जगह विजेंद्र यादव को बनाया गया है, जो कि इस पक्ष के नहीं बताए जा रहे थे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, आसानी से बन जाए। वो चाहते थे कि इसमें रेजिस्टेंस की जाए। कहने वालों ने तो ये भी बताया कि उन्होंने तो यहां तक कहा कि ठीक है फिर ना आरजेडी ना बीजेपी, हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं, लेकिन ये हमको नहीं करना चाहिए। उनको जगह दी गई है। उनको जगह देने का मतलब यह कि जब भी निशांत का मन हो आने का तो एक पद आराम से खाली कराया जा सके। तो एक बार जरा आप, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक लम्हा है तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं। शपथ जब ले रहे थे सम्राट चौधरी जी, थोड़ा सा सुनिए, फिर मैं आपको बयान दिखाता हूं। अनुराग या द्वेष के बिना आने वाले समय में सरकार के सामने लक्ष्य भी नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो ये तो बात हुई बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। मैंने आपको बताया इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन विजय चौधरी जी जब बाहर निकले शपथ लेकर के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि नीतीश कुमार का ही एजेंडा चलेगा। ये सरकार नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलेगी, उनके मार्गदर्शन में चलेगी और ये बात बीजेपी और मुख्यमंत्री भी जानते हैं। विजय चौधरी और आने वाले समय में सरकार के सामने लक्ष्य भी नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में इसको एक मॉडल के रूप में बढ़ाया है,
उन्हीं रास्तों पर चलने का काम हम लोग की नई सरकार भी करेगी। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। कि बिहार का मॉडल है जिसमें भाजपा भी है, नीतीश कुमार भी हैं, तीनों अन्य दल है, वही मॉडल चलेगा। तो कह रहे हैं नीतीश जी का मॉडल ही चलेगा। ये बात सम्राट जी को बता दी गई है हर्षवर्धन जी कि नीतीश जी का मॉडल चलना है? निश्चित तौर पर बता दी गई है और सम्राट जी का होना बताता है कि मॉडल वही है। लेकिन कितना भी मॉडल वही हो, जब ड्राइवर बदलता है ना तो कहेंगे ठीक है साहब आप ही के रास्ते से जाएंगे जैसे रोज आप बताते हैं। लेकिन जब ड्राइवर बैठ गया और उस पर ये कहने वाला कि हमारे राह पर चलेंगे वो नहीं है, तो फिर गाड़ी थोड़ा घुमा के चलती ही है। कई जगह लेफ्ट की जगह राइट हो जाता है, कई जगह यू टर्न भी लिया जाता है। तो वो सब होगा और वो अभी थोड़ा समय लेके दिखना शुरू होगा। वो ऐसा नहीं कि तुरंत दिखेगा। अभी तो ये भी समझिए ना कि सम्राट, देखिए पहली बात तो ये सचमुच ऐतिहासिक अवसर है। हिंदी पट्टी का कोई राज्य, भाजपा का मुख्यमंत्री वहां अब जाके बना, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो वहां से बार बार कहा जाता था ना कि देखिए बिहार है, मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा, तो वो यही वाला, इसको घमंड भी आप कह सकते हैं, हर राज्य का अपना अपना होता है, तो वो वाला घमंड भी है। ये वही वाला घमंड है जो कहता था कि हमारे यहां से तो जेपी की धरती है। अब जेपी भले चाहे जैसे हो, लेकिन आंदोलन तो पूरा जेपी का उसी धरती पर हुआ, तो इसलिए वो कहा जाता है कि वो वाला घमंड है। लेकिन इस घमंड का एक दूसरा पहलू है कि वो जाति के खांचे में इतना बुरा फंसा हुआ है कि उससे निकल पाना मुश्किल है। वो जाति का खांचा ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसको तोड़ने का दुस्साहस नहीं कर पाई। इसको आप समझिए, यहां से आप बात शुरू कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी को पता था कि नीतीश कुमार को यहां पर कोई नाराजगी हो, कोई उनके माथे पर सलवट पड़े, वो ठीक नहीं। और सम्राट चौधरी के लिए हर दूसरी लाइन में आएगा, भाई न संघ से रहे हैं न भाजपा से रहे हैं, 18 में तो आए, सब मिलता चला गया, क्या हम सिर्फ झंडा दरी बैनर के लिए, ये सब होगा। लेकिन अवसर भी उनके पास बहुत बड़ा है। अगर उन्होंने वो कर दिखाया तो जो जिसको कहा जाता है ना कि यूपी मॉडल एक खड़ा हुआ है, जहां योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिला तो एक मॉडल खड़ा हो गया, तो क्या राम की धरती के बाद माता जानकी की धरती पर भारतीय जनता पार्टी एक वैसा मॉडल खड़ा कर पाएगी? और देखिए, मॉडल वाला न कहें, अभी जो उन्होंने बोला है इसको थोड़ा अंडरलाइन करके बोले, बिहार सबसे नीचे आता है पायदान पर, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे उद्योग धंधा हो, चाहे लिविंग इंडेक्स हो, चाहे अर्बनाइजेशन हो, सब नीचे आता है। तो मॉडल मत कहिए। हाँ, नीतीश जी की इसलिए प्रशंसा कीजिए कि वो जिस गढ़ही से निकाल के लाए थे, जिस गड्ढे से, वो बड़ी, अब यहां से तो बहुत आगे जाने की जरूरत है। मैं तो कल से पूछ रहा हूं आप सबसे भी, बाकी जो मेहमान आते हैं उनसे भी ये पूछ रहा हूं, अभी सम्राट चौधरी क्यों, इस बात का कोई जवाब इसके अलावा नहीं दे पा रहा कि भाई वो जो आपने जाति का खांचा कहा, उस जाति के खांचे में बहुत अच्छी तरह फिट होते हैं। इस पे कल एक बात किसी ने कही, वो मैं एक लाइन में बोलता हूं कि 19 के लोकसभा चुनाव तक अमित शाह ने सोचा था कि छोड़ के नीतीश जी को हम लोग अपनी राजनीति कर पाएंगे। 19 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह को यह बात स्पष्ट हो गई कि फिलहाल बिहार का जो खांचा है उसको ऐसे ही चलाना है, उसमें हमें ड्राइवर बदलने का प्रयास करना है, और ड्राइवर भी ऐसा हो जो मतलब लगे कि हाँ गाड़ी बदली है, ड्राइवर बदला है, लेकिन वो दिखे नहीं। तो ये भी एक बड़ी वजह है, इसको आप समझिए। वरना कोई और वजह नहीं थी कि सम्राट चौधरी से, मैं कोई सम्राट चौधरी का विरोध करना या वैसा नहीं, क्योंकि कल कई लोगों ने उस पर लिख दिया कि आप लगता है जैसे सम्राट चौधरी विरोध कर रहे हैं, ये विरोध जैसा नहीं। लेकिन हाँ, भाजपा का कार्यकर्ता तो पूछ रहा है ना कि हमारी लीडरशिप व्यक्ति निर्माण, नेता निर्माण, नेतृत्व निर्माण कहां खड़ी है? तो वो जाति के खांचे वाली मुख्य बात वही है, 100%। सर, पहले तो क्या आप इसको इन रियल सेंस को ऐतिहासिक लम्हा मानते हैं? और फिर सम्राट जी। नहीं, ऐतिहासिक लम्हा भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के मेरे लिए नहीं, ना बीजेपी के लिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक लम्हा है कि 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बन पाई। 2000 में नहीं, 2000 में मतलब जब सरकार का दौर शुरू हुआ, वैसे तो आप फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मत चलिए, लेकिन 2000 में बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश की नीतीश कुमार जी के साथ, तो 25 साल वो वाला दौर माने। और बिहार की राजनीति में भी ये तीसरा दौर है विचारधारा के हिसाब से। अच्छा, एक पूरा दौर रहा कांग्रेस का, फिर दूसरा 25 साल का 30 साल का दौर रहा समाजवादियों का, जिसमें लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों शामिल है, वो समाजवादी विचारधारा। और तीसरा ये दौर है जब संघ की या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर बिहार चलेगा, कैसे चलेगा, आगे चलेगा, वो सब बातें हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ऐतिहासिक मौका है, मैं समझता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कोशिश कर रही थी। हालांकि इसका जो क्या कहते हैं हम लोग, प्रिल्यूड कह लें या वो है, वो तो जब ये चुनाव हुए थे तब से हो गया था, जिसके लिए हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री है,
एक बड़ा बदलाव ये हुआ। सर आप एक सांस में दोनों बात भूल गए हैं। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, उसके पहले आपने कहा कि अब ये संघ की विचारधारा पर चलने वाली सरकार नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्राट चौधरी बन गए। अब उन पर चर्चा हो सकती है कि वो आरजेडी के हैं, जेडीयू के हैं, बीजेपी। एक स्टेप बाय स्टेप होता है ना, विचारधारा को लेकर इतना आगे बढ़े हैं, फिर किसी दिन खाटी विचारधारा वाला भी आ जाएगा वहां पर। अब वो सब चलता रहता है। और विजय चौधरी कह रहे हैं वो बात ठीक है, उनको शायद नहीं पता कि एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तब भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा चलती थी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अब इनके लिए यदि ये सोच रहे हैं सम्राट चौधरी में कि नीतीश कुमार जी, अब धीरे धीरे सब ठीक है सर, बीजेपी के लिए बड़ा मौका है, ठीक है, जैसा उन्होंने भी कहा, लेकिन इन्हीं जो शब्द भी इस्तेमाल हुए, संघ की विचारधारा पर चलने वाली सरकारों बीजेपी का मुख्य। देखिए, जब तक नीतीश जी की चलेगी तब तक मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। 2019 के चुनाव, ये 2024 के चुनाव के बाद मुझे लगता है कि नीतीश जी के मानस में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। दो पक्ष से हमको इसको देखना चाहिए। क्या सामाजिक मॉडल जो नीतीश कुमार का दिया हुआ था, जिसे हम त्रिवेणी मॉडल भी कई बार कहते हैं, उसमें यादव भी आ जाता है, क्या वो खांचा जो है जिसके अंदर लौकुश के साथ साथ यादव भी हो जाता है, वो मॉडल सामाजिक न्याय का चलेगा? मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल चलेगा, वही मॉडल रहेगा। सामाजिक न्याय का मॉडल तो वही रहने वाला है। लेकिन नीतीश जी के बारे में, नीतीश जी के लोगों का भी और उनसे जुड़े हुए लोगों का भी, साथ साथ ब्यूरोक्रेसी का भी और लोगों का भी, पार्टियों का भी एक बड़ा, एक हमेशा एक टिप्पणी रही है जो वो छुपे तौर पर कहते थे कि नीतीश जी ने बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दिया। उनकी समाजवादी मानसिकता जो है इसमें हमेशा आड़े आई, और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि बिहार के मजदूर, रिक्शा चालक से लेकर के सब्जी बेचने वाला जो है, वो चौकीदारी करने वाला से लेकर के आप, चाहे आपका दफ्तर हो, चाहे किसी और चैनल का दफ्तर हो, चाहे वो है, हर जगह देश में यदि मजदूर कहीं से यदि मिलता है तो वो बिहार से जाकर मिलता है। और ये बिहार की दुर्गति इसलिए कहा जा सकता है कि 1952 में पॉल एप्लेवी ने जब रिपोर्ट एक भारत के अंदर किया था तो बिहार वाज द सेकंड बेस्ट गवर्नड स्टेट इन द कंट्री। अच्छा, फिर दोहरा रहा हूँ, पॉल एप्लेवी जो है वो बहुत, जवाहरलाल नेहरू ने उनको अपॉइंट किया था, और पॉल एप्लेवी की रिपोर्ट ऐसी बताती है कि बिहार वाज द सेकंड मोस्ट बेस्ट गवर्नड स्टेट इन द कंट्री। आज अभी हर्षवर्धन जी ने कहा द वर्स्ट गवर्नड स्टेट इन द टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम हो, ये इंडिकेटर्स हो, ह्यूमन, ये सब लेकर के है। तो सबसे बड़ी चुनौती सम्राट के लिए ये है कि संघ के एजेंडे के साथ, संघ का एजेंडा क्या है? कोई राष्ट्रीय, संघ का एजेंडा हमेशा राष्ट्रीय एजेंडा ही होता है। जो राष्ट्रवाद को मजबूत करे वही संघ का एजेंडा है, उसके अतिरिक्त संघ का कोई अपना व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, इस्लामिक टेररिस्ट मॉड्यूल्स जो खड़े हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा हुआ है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सब इलाके ऐसे हैं, उस ढंग बड़े स्तर पर मॉडल है। क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे? एज ए होम मिनिस्टर भी क्या लगा हुआ है? हाँ, नहीं, एज ए होम मिनिस्टर, जब उनको होम मिनिस्ट्री मिली तो उन्होंने बहुत इस पर सख्त टिप्पणी की थी, तो उससे एक उम्मीद बनती है। दूसरा हिस्सा यह है कि बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करते हैं उसका नेतृत्व करने की आवश्यकता है। बीजेपी के पास पूरी कमान तो पहली बार आई है, भले 20 साल वो सरकार में नीतीश जी के साथ रही हो, लेकिन अब जो बात विचारधारा वाली हो रही है ना कि भाई अभी आए हैं 8 साल पहले ही वो, इसमें कल तेजस्वी यादव ने भी चुटकी ली थी। उन्होंने कहा था कि ये निकले तो ये हैं तो लालू जी के शिष्य, लालू जी के स्कूल से निकले हुए। इसका जवाब आज जो दूसरे उप मुख्यमंत्री बने विजेंद्र यादव, उन्होंने दिया, आप सुनिए। जो मुख्यमंत्री हैं लालू के पाठशाला से निकले हैं, उनके लोग हैं। वो किसके पाठशाला से निकला है? वो किसके पाठशाला से निकला है? उनको पूछिए वो किस पाठशाला से निकला। पहले तो जनता दल था। लालू जी खुद जनता दल से निकले हैं, जहां से नीतीश कुमार निकले हैं, तो सारे ये बड़े में जाइएगा तो सब प्राइमरी तो सबकी एक साथ ही हुई है। इनके बारे में बोल दूं, एक लाइन बोल दूं, ये बड़े सौम्य व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, लग भी रहा है, और बहुत पुराने बड़े बड़े समाजवादी हैं और नीतीश जी के बहुत करीबी हैं। जिसे आपने शुरुआत में कहा था ना, जब इच्छा करेगी कि निशांत आ जाएं तो बड़ा आसान रास्ता इनसे ही जो है कुर्सी खाली कराई जाएगी।
समीर जी, एक प्रशांत किशोर का भी एक रिएक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूं। प्रशांत किशोर, चूंकि वो नीतीश कुमार के अभी राजनीतिक वैरी बनने से पहले तो नीतीश कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उनके साथ क्लोजली उन्होंने काम किया है, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार जब अपने प्राइम में थे तो उस वक्त कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता था। कॉमा फुल स्टॉप तक नीतीश कुमार हाथ में पेंसिल लेकर के हर सरकारी कागज में खुद ठीक किया करते थे, कोई उनको बना नहीं सकता था, कोई चला नहीं सकता था नीतीश कुमार को। आज वो कह रहे हैं अब ये जो सरकार है ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार होगी। मुख्यमंत्री बनाए हैं जिसका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों चर्चा का विषय होना चाहिए, लेकिन ये नई भाजपा है और इन्होंने दिखाया है कि बिहार को अब गुजरात से चलाया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था मुख्यमंत्री कोई भी बने, अब बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा, गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, व्यक्ति की बात नहीं है, उनकी चाबी, उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास होगा। कह रहे अमित शाह चलाएंगे, गुजरात सरकार चलाएगा। इन्होंने एक टिप्पणी और भी की थी कल, उसमें तो सीधे एक तरीके से जनता को ही वो एक दोष दे रहे थे। उन्होंने कहा था ये वोट ही भ्रष्टाचार के लिए है, यही होगा इस सरकार में। देखिए, प्रशांत किशोर ने जिक्र करा अमित शाह और नरेंद्र मोदी का। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी मुख्यमंत्री कोई बड़ा डिसीजन लेगा तो इन लोगों से पूछकर ही लेगा। लेकिन अब सम्राट चौधरी के सामने तीन बड़ी चुनौतियां है ना, तीसरे बड़े भी नेता है ना, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, अब तो बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नितिन नवीन। अब वो भी कहेंगे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो वहां का मुख्यमंत्री बिहार का मामला है, बिहार के नितिन नवीन आते हैं, तो वो भी चाहेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई निर्णय ले तो उनके हिसाब से ले, उनसे पूछ कर ले। तो सम्राट चौधरी को, नितिन नवीन को भी साधना है, अमित शाह जी की भी सहमति लेना है, नरेंद्र मोदी की भी लेना, और ये चुनौती उनके सामने रहेगी। और साथ में सहयोगी दल को भी साथ में लेकर चलना है, जिसके भरोसे आपकी सरकार चल रही है। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है ही नहीं। दो उप मुख्यमंत्री जो आपसे उम्र में बहुत बड़े और राजनीतिक अनुभव भी बहुत ज्यादा है, 57 साल में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया और 80 साल के वो कैबिनेट उप मुख्यमंत्री हैं। जब सम्राट चौधरी ने राजनीति भी शुरू नहीं की थी तब वो मंत्री बन चुके थे, तो उनका इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है। और वो नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे लेना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि जेडीयू का दखल रहे, नीतीश कुमार के हिसाब से हो। वो नीतीश कुमार से सलाह लेंगे, सम्राट चौधरी नितिन नवीन से और अमित शाह से सलाह लेंगे। आपको लगता है जेडीयू सम्राट जी का काम आसान करेगी, स्मूथली चलने देगी या असर्ट करेगी? नहीं, सरकार तो मिलकर चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना भी आसान नहीं कि सम्राट चौधरी ये सोच ले कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं और मैं जो फतवा दूंगा वह जेडीयू को मानना होगा। जेडीयू भी अपना दखल रखेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि भाई सरकार में आप पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हो, अगर आप मुख्यमंत्री बने हो तो उसमें जेडीयू का भी योगदान है और जेडीयू की भी एक बड़ी भूमिका है। तो मुझे मिलकर सरकार चलाएंगे। अब सम्राट चौधरी के ऊपर है कि वो कितना मिलकर सरकार को चला पाते हैं। सवाल आपका ये होना चाहिए था कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम थे, लेकिन कमान जो है मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। अभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के हाथ में भी असली ताकत होगी। आप भी मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल भी नहीं होगी, कतई नहीं होगी। ये अब आज से आज मतलब थोड़ा सा कटु हो सकता है, विदाई का ये चला चली की विला है जेडीयू की, और ये अभी 2 दिन अच्छा जेडीयू एज अ पार्टी की चला चली की मतलब पार्टी जाएगी नहीं, ये पूरी सरकार 100% बीजेपी की सरकार है। और अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी कहें, गुजरात कहें, ये तो पार्टी डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, तो पार्टी लीडरशिप ही सब चीजें तय करती है। उसको मैं नेगेटिव तरीके से नहीं देखता, और प्रशांत जी बोल रहे हैं उसमें भी कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये 100% बीजेपी की सरकार है। जेडीयू को अब आज से अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई करनी। जेडीयू लगभग आधी हिस्सेदार है सरकार में, तब भी वो मुख्यमंत्री थे तब भी बीजेपी की सरकार थी। सौरभ जी सर आगे। और सामाजिक मॉडल की बात इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। देखिए, नीतीश जी विदा हो गए हैं। नीतीश कुमार के को फिर हम समझने में गलती कर रहे हैं। नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि जब चुनाव के समय था तो सीटों के बदलने के लिए कहा ये हम तय करेंगे, ये बदलो सीट, और बदला गया था। तो ये नहीं है कि नीतीश कुमार यदि यहां आ गए तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल यकीन करता हूं कि सम्राट जी को बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा, वो टेस्ट केस होगा उनके लिए, क्योंकि जेडीयू इंटरफेयर करना चाहेगी जरूर। बताइए आप किस ओर हैं? नहीं, मैं एकदम ही मानता हूं कि अब सरकार भारतीय जनता पार्टी चलेगी, लेकिन हम लोग आज के दिन एक जरूरी काम कर लेना चाहिए। नीतीश जी की फिर से प्रशंसा कीजिए। बहुत हम सब ने अनुमान लगाया निशांत कुमार, उस आदमी ने जाते जाते भी अपने बेटे को कुछ नहीं दिया।
मतलब ये सामान्य बात नहीं है, जहां ये भी शकुनी चौधरी के बेटे हैं और हम लोगों ने आलोचना भी बहुत की। मतलब मैं ये कहता था कि इसमें क्या बुरा है? बेटा माना नहीं, नहीं बेटा नहीं माना या पिता नहीं माने, ये कैसे आप तय कर? तब तो आप कह रहे थे कि मतलब बेटा कह रहा है कि वो एक वीडियो चला दिया है, पापा हमारा कुछ करोगे। नीतीश जी ना मान रहे होते तो इतना समय लगता उनको तय करने। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चाहे जो वजह हो, बेटा न माना हो, बाप न माना हो, लेकिन कुल मिला के भारतीय राजनीति में एक व्यक्ति है जिसने परिवारवाद नहीं किया। आप लालू प्रसाद यादव की तुलना, रामविलास पासवान की तुलना, शकुनी चौधरी की तुलना 6 महीना रुक नहीं कर सकते। 6 महीना रुक, कोई कमी नहीं थी प्रबंध करने में, सब हो चुका था। मैं क्या सब हो चुका था। अच्छा, नाम केवल आज राज्यपाल के सामने नाम बदला गया। कौन रोक लेता? कौन रोक लेता? नहीं कोई नहीं। निशांत ने मन नहीं बनाया, बयान आ गया जो हो, निशांत ही तैयार नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं नहीं तैयार हो तो आप प्रशंसा कीजिए ना। आज आप कहे कोई इब्बट लगा रहे हैं, ठीक है, प्रशंसा निशांत की करनी चाहिए। उन्होंने ओके कर दिया था। मैंने तो आज सुबह ये भी पूछा, गेस्ट थे, मैं आपसे भी वही सवाल पूछता हूं, अगर आज इस समारोह में निशांत शपथ ले रहे होते, सामने नीतीश कुमार बैठे रहते या नहीं बैठे रहते? बैठे रहते, बिल्कुल बैठे रहते। नहीं बैठे ही रहते, बैठे रहते ना। तो फिर उस वक्त क्या कहते हैं? मैं उस वक्त मैं तो कह रहा हूं, मैं मानता हूं नहीं बैठे रहते। मैं कह रहा हूं कि हम सब ने इतनी चर्चा की और मैंने तो तब भी कहा था कि भाई आदमी मतलब संन्यास की तरफ जा रहा है और तब भी उसके बेटे को कुछ नहीं मिले, ये कौन सा बहुत बड़ा न्याय है? आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रामविलास जी के बेटे चिराग और ये अखिलेश और अभी सम्राट, उनके दौर में आपने ही सेट किए ना? नहीं सेट किया, उसमें जिया भाई नीतीश कुमार। ठीक है, लेकिन वही जीवन जिया। सर, आप जितना तारीफ नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, आपने उसका हिसाब कर दिया नीतीश कुमार जी का रिपोर्ट कार्ड बताकर। नहीं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर यदि 25 साल में बिहार आगे नहीं बढ़ा तो बाकी सब चीजें बेकार है। नहीं, मैंने तो बहुत स्पष्टता से कहा बिहार को तो वो चाहिए था ना, जहां से वो आए। व्यक्तिगत मानदंड काम नहीं आते, बिहार आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और आपने कहा बिहार आगे नहीं बढ़ा, ये उनका सर्टिफिकेट तुलनात्मक तौर पर बढ़ा ना, लेकिन अब यहां से आगे तो बढ़ना पड़ेगा, सबसे नीचे है, यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। खबर समीर जी के पास क्या है वो दे दें। नहीं, निशांत जी आएंगे सरकार में। मैंने तो आज एक मैसेज देखा जिसमें लिखा था नहीं माने। बयान भी नेताओं के आए कि निशांत कुमार ही तैयार नहीं, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए सीधे उप मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि वो भी संगठन देखना चाहते हैं। पार्टी ने बहुत कोशिश की, नीतीश की तरफ से तो अनुमति मिल चुकी थी उनको बनने के लिए, लेकिन निशांत का ही फैसला था कि वो भी 6 महीने नहीं बनेंगे। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में वो सरकार में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल वो संगठन देखना चाहते हैं। राजीव गांधी भी संगठन में आए थे पहले, आए थे या नहीं आए थे? जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, एकाएक उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। हवाई जहाज उड़ाते जनरल सेक्रेटरी बनने के काबिल हो गए थे। वही नहीं, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं संगठन में भी क्यों, वहीं पर क्यों आप ब्लॉक स्तर पर काम करते, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर काम करते, वहां से खड़े होकर के वहां पर आते, नहीं हो सकता। मैं फिर वही कहता हूं कि राजनीति हमारे देश की ऐसी राजनीति है जहां प्रधानमंत्री का बेटा चाहता है प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, सांसद का बेटा सांसद और वोटर का बेटा वोटर रह जाता है। अरे निशांत, ये हमारी डेमोक्रेसी है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये निशांत की फाइनल ना नहीं है, ये फाइनल ना नहीं। अभी बहुत कुछ होना है इसमें। मैंने यही कहा, नहीं होना तो यही चाहिए। नहीं सर, लेकिन नहीं, मोदी जी होना तो यही, वोटर नहीं, वोटर का बेटा होना तो यही चाहिए त्रिपाठी जी, लेकिन दुर्भाग्य इस देश की डेमोक्रेसी का है कि ऐसा होता नहीं। आज भी आप कह रहे हैं ये होना चाहिए कि निशांत को आना चाहिए, जो आदमी सुने, मैं क्यों कह रहा हूं, नहीं, इन्होंने तो कहा कि सिर्फ न्याय का तकाजा है कि उसको गद्दी सौंप करके जाते हैं। गद्दी सौंपने की बात नहीं, न्याय का तकाजा ये है। मैंने कहा ये अन्याय है कि आप उसको टारगेट कर रहे हैं। आज भी मैं कह रहा हूं, जहां कुल पुत्र पुत्रियों की राजनीति हो रही है, वहां एक व्यक्ति जिसने मापदंड किए। अन्याय ये है कि आप एक व्यक्ति को फोर्स कर रहे हैं जिसका मन नहीं है इसका। हाँ, ठीक है, तब तो राहुल गांधी को बड़ा फोर्स किया गया। हाँ, तो राहुल भी नहीं बने। सब कहते हैं ना कि वो अपने मन का काम नहीं कर रहे हैं, मन का काम नहीं कर रहे। वो आदमी तो साफ साफ दिख रहा है यार कि उसका मन नहीं है। वो ऐसे आपने कभी पीछे हटते देखा है? और एक बात और बता, ये बहुत अच्छा है। एक बात और राहुल गांधी की तो नहीं है ना, बिना मन के आगे। कहानी कुर्सी के दर्शकों को एक बार और जानना चाहिए, बाप नहीं कहता है कि है, बाप के इर्द गिर्द के लोग जो खड़े होते हैं ना, वही कहते हैं कि यही वारिस हैं, इन्हीं के ये नहीं रहेंगे तो कहा जा रहा था, ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं बचेगा नहीं। आप वो तस्वीर याद कीजिए समीर जी, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव वाला जो मामला, स्टेज पर लड़ाई हुई थी, स्टेज पर जो हुआ था, माइक का बिल्कुल सब कुछ। क्या कहा था अखिलेश जी ने कि मेरे भी करियर का सवाल है, बिल्कुल शब्द है उनके, पब्लिक में शब्द है मेरे, तो वो कहने वाले तो हो ना, किसी को करियर बनाने की। अजित पवार ने शरद पवार को किस तरीके से किया? अब देखिए, उसको अगर मुलायम सिंह की तरह तैयार किया होता तो वो होता। मुलायम सिंह ने तो अपने घर में सबको बना लिया।
नीतीश जी ने वो नहीं किया तारीफ करनी चाहिए हाँ, इसकी लेकिन इसमें प्रशंसा अन्याय करनी कुछ नहीं है। मैं तो और नहीं बात समझता नहीं था, कर मैं रहा पहले से कह रहा था कि नहीं बनना चाहिए। मैं और सिर्फ मैं ये को कह रहा हूं ये कि क्यों तकाजा है कि मुख्यमंत्री का बेटा उप मुख्यमंत्री नहीं बने? बनना चाहिए, ठीक तो है, फिर आप क्यों इसमें कहाँ कहते हैं? दिक्कत है? आप कह रहे हैं कि नहीं अन्याय हुआ अच्छा, आप फाइनल ये बताइए कि निशांत नहीं आते, अभी तो नहीं आए, अब कब फैसला करेंगे पता नहीं। बगैर निशांत और नीतीश कुमार सेमी रिटायर्ड, जेडीयू का क्या भविष्य दिख रहा है? मैं तो बोला सब लोग यहाँ पर सहमत नहीं। मैं तो कहा कि जेडीयू की चलाचली की बेला है और नीतीश कुमार जी सेमी रिटायर्ड 2030 में साफ हो जाएगी पूरी रिटायर्ड पेंशन मिल रही है सर, पेंशन अगले- शुरू हो गई है। अगला लोकसभा चुनाव में आधी टूटेगी और उसके बाद विधानसभा चुनाव में 2030 में जनता दल अब पूरी ये टूटेगी। सब बात आधी बहुत दूर बीजेपी की में नहीं, चली जाएगी, विदाई- आधी विदाई राजनीति का में समय चला आ जाना गया है। जी। अब वो बड़ी खबर, बिहार की बड़ी खबर अब बंद हो जाएगी क्योंकि कल से दूसरी बड़ी खबर आ रही है। 3 दिन तक संसद में भारी शोर शराबा आपको कल से देखने को मिलेगा। सरकार महिला आरक्षण लागू करने को लेकर मैराथन मंथन करना चाहती है। 2023 में महिला आरक्षण का कानून तो बन गया, लेकिन अब इसको लागू करने के लिए इसमें कुछ संशोधन करने हैं। लेकिन विपक्षी दल इसको लेकर सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को देश में 33% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2-3 रोज से यही बात लगातार कर रहे हैं। एक बार पहले भी उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था, उन्होंने सारी पार्टियों से भी अपील की थी कि आप एक साथ आकर इसको पास कराइए। अब उन्होंने आज फिर देश के महिलाओं को एक ओपन लेटर में बताया है कि हमारी मंशा क्या है, हम किस भाव से इस काम को करना चाहते हैं। अब जो इसका विरोध हो रहा है अपोजिशन पार्टीज का, हालांकि किसी पार्टी ने अभी तक खुलकर नहीं कहा है कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके समर्थन के बिना ये संविधान संशोधन पारित हो नहीं सकते। राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों जगह 2/3 बहुमत की जरूरत सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए पड़ेगी। और पहले जब 2023 में भी ये पास हुआ था तो ये आम सहमति से ही पास हुआ था। अब इस बार जो आरोप है वो ये कि सरकार हड़बड़ी में बंगाल के चुनाव में फायदा उठाने के लिए अपने मन का डिलिमिटेशन कराने के लिए, दक्षिण के राज्यों की तुलना में उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा सीटें बढ़ाने के लिए, वो भी जातिगत जनगणना से मुंह चुराने के लिए, इन सब वजहों से इसको हड़बड़ी में लेकर के आ रही है। अब इनके जवाब कई बार दिए भी जा चुके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बयान सुना देता हूं। वो थोड़ा खतरनाक टेरिटरी में जो है ये बयान चले गए हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। आज ऑपोजिशन की भी एक बड़ी बैठक हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी कमेटी की मीटिंग की है और उसमें यह कहा गया है कि दक्षिण के वो राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम किया, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने पहले यह कहा है कि वो महिला आरक्षण का समर्थन करेगी, लेकिन सरकार को संवैधानिक व्यवस्था का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब वो बयान जिनकी मैं बात कर रहा था, स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने मनमानी करी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। रेवंत रेड्डी, तेलंगाना में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि खूब हंगामा हो जाएगा, सरकार को हम चेता रहे हैं। ऑपोजिशन कहती है कि सरकार ने जो हमें बिल की कॉपी दी है उसमें कहीं ये बताया ही नहीं है कि वो किस राज्य में कितनी सीटें, देश में संसद में कितनी सीटें बढ़ाना चाहती है। इसके बाद राज्यों का अभी जो प्रपोर्शन है सीटों का, वो घटेगा या बढ़ेगा, किस अनुपात में सीटें बढ़ेंगी, इसका जवाब सरकार के सोर्सेस की तरफ से दिया जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन 2 बयान है शुरुआत में, संजय राउत शिवसेना यूबीटी से और कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद हैं, सुनते हैं। हमारा पार्टी का स्टैंड कि महिला आरक्षण के आड़ में, नाम तो महिला आरक्षण का है और आप देश का पॉलिटिकल मैप बदलने जा रहे हो, लेकिन इस चक्कर में देश का मैप बदल जाएगा। जिस तरह से दक्षिण के राज्यों ने इशारा दिया है केंद्र सरकार को, तो मुझे डर लगता है कि इस बहाने मणिपुर जैसी स्थिति दक्षिण के राज्य में न हो जाए। सुना उन्होंने क्या कहा? पॉलिटिकल मैप बदलने के चक्कर में देश का मैप ना बदल जाए, देश का नक्शा ना बदल जाए, जो कहां नहीं उसका उनके मंशा साफ है, देश टूट ना जाए, ऐसा काम मत कर देना। सपाटी जी, नहीं, खतरनाक है भाई, पता नहीं नेता लोग इस तरह से कैसे सोच पाते हैं। और ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी पे विरोध करना है, किसी भी हद तक जाकर विरोध करिए, लेकिन वो तो साफ साफ देश को कमजोर करने, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और जो अगर हम इसकी बात करें कि कितनी सीटें बढ़ेंगी, किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, तो जाहिर है उसी अनुपात में बढ़ेंगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कम, जहां जिन लोगों ने प्रजनन दर जहां कम हो गई, जिन्होंने जनसंख्या काबू में की, अरे भाई सब जनसंख्या काबू में ही कर रहे हैं, इसको भी जरा समझना पड़ेगा। सारे के सारे लोग जनसंख्या काबू में कर रहे हैं, किसी का कम है किसी का ज्यादा, तो क्या उसके लिहाज से हम ये कहें कि अगर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है फिर भी उनको काट के उसके बराबर सीटें दे देंगे? मतलब ये हो सकता है, संभव है क्या?
पैमाना तो एक ही होगा ना, अनुपात बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि उत्तर भारत के लोगों की संख्या के अनुपात से अधिक उनको दे दिया जाए। और ये सिर्फ यही एक काम नहीं कर रहे हैं, जितने उस तरह के नेता वो कहेंगे अरे यहां तो 39 सीटें थी, ये देखिए 60 हो रही है, उनकी 80 से 120 हो जा रही है। अरे भाई स्वाभाविक है, जहां जिस तरह जितनी सीटें रहेंगी उसके अनुपात में वो सीटें बढ़ेंगी। यही जनगणना के बाद परिसीमन, और परिसीमन का मूल रूप से यही होता है, सीटें बढ़ाने का। कपिल सिब्बल थोड़ा और डिटेल में जाके बता रहे हैं कि कैसे दक्षिण भारत की सीटें जो हैं वो नॉर्थ भारत की, उत्तर भारत की तुलना में कम हो जाएंगी। सीट्स हैं 39 सीट हैं और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगी, और तमिलनाडु की 39 से हो जाएंगी 59। तो पहले जो अंतर था वो केवल था 41 सीटों का, अब अंतर हो जाएगा 61 सीटों का। तो हर प्रदेश में अगर ये आंकड़े रखोगे तो नॉर्थ इंडिया में अंतर बढ़ाएगा सीटों का। हाँ, और इसलिए फायदा इनको होगा, राजनीतिक फायदा होगा। चलिए इस बात को भी छोड़ दीजिए, फिर आगे क्या करने क्या रहे हैं। जब इनको इस बात का फायदा होगा तो डिलिमिटेशन में ये भी तय करेंगे कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में क्या बाउंड्री होनी चाहिए। यही डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, वो भी इनके हाथ में है, बिकॉज इनके हाथ में दोनों बातें करते हैं इन्होंने। चलिए अच्छा किया कपिल सिब्बल साहब ने जो एग्जैक्ट इसका जो विरोध हो रहा है किस मुद्दे पर, उसको उन्होंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। मैं थोड़ा सा उसको और बता देता हूं आपको। सरल भाषा में आरोप ये है, जो दक्षिण भारत के लोगों का आरोप ये है कि मान लीजिए जो इन्होंने बताया ना कि भाई इतनी सीटें तमिलनाडु की और यूपी की, पहले अंतर इतना था, अब अंतर बढ़ जाएगा। उसको आप सोचिए कि परसेंटेज शेयर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, किस राज्य की अभी कितनी परसेंटेज सीट्स हैं और बढ़ने के बाद कितनी हो जाएंगी। तो इसी अनुपात में अगर बढ़ाया जाए, 1.5 गुना कर दिया जाए, यूपी का 80 का 120 कर दिया जाए, वहां 39 का 59 कर दिया जाए, तो साउथ का जो प्रोपोर्शनल शेयर था 543 सीट्स में, वो था 24.3%। और अगर आप इस नई पॉलिसी पर जाएंगे, या इस जो आप कह रहे हैं कि हमने भाई 1.5 गुना यहां किया, तुम्हारा भी 1.5 गुना कर दिया, उस लिहाज से दक्षिण भारत का शेयर हो जाएगा 20.7%। ओवरऑल लोकसभा की सीट में जो मेजॉरिटी मार्क है उसको वहां पर उत्तर भारत का जो है शेयर है वो बढ़ जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर उत्तर भारत में कोई पार्टी बेहतर करती है तो उसको मेजॉरिटी मार्क पे आ जाना। सरल भाषा में ये वो आरोप लगा रहे हैं। अब हाँ, एक इस पे सरल भाषा में, उत्तर भारत का कहां चुनाव होता है? नहीं, आप में से कोई, आप सब लोग विद्वान व्यक्ति हैं, मैं लगातार देख रहा हूं, मैं तो समझ नहीं पाता हूं कैसे विमर्श खड़ा कर दिया जाता है। उत्तर भारत कौन सी जगह है जहां चुनाव होता है, जहां की सीटें आप भी समझ गए, पर उनका कहना है बीजेपी जहां स्ट्रांग है। नहीं भाई, हम नॉर्थ में स्ट्रांग है। अभी हम बिहार से यहां पहुंचे हैं जहां पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है। अब ये उनका आरोप है, अब ये उनका आरोप है भाई हमारा अगर शेयर इतना था इस पार्लियामेंट में, तो अगली पार्लियामेंट में भी सीटें बढ़ने के बाद भी इतना ही शेयर। और जो डिलिमिटेशन की बात है, डिलिमिटेशन पर सरकार का ये कहना, अच्छा ये आरोप कि भाई बताया नहीं कितनी आप सीटें बढ़ाने जा रहे हो, बिल में कहीं नहीं है, तो सरकार के सोर्सेज ये कहना है कि वो हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि ये काम डिलिमिटेशन कमीशन का है। कितनी सीटें बढ़ेंगी ये वही तय करेगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, डिलिमिटेशन कमीशन के फैसले को तो चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। हाँ, कहीं कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इस आरोप में कितना दम है जो लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है विपक्ष ये लगाएगा। और जिस तरीके से रेवंत रेड्डी ने अभी स्टैलिन को पत्र लिखा है, उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कह रहे हैं कि दक्षिण को इकट्ठा आना चाहिए इसके खिलाफ, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे उत्तर बनाम दक्षिण की एक लड़ाई के रूप में लेके जाना चाहती है और बताना चाहती है कि भाई दक्षिण के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होगा। मुझे लगता है वो दक्षिण के लोगों को एक भड़काने का काम इस मामले में कर रही है। ठीक है, सरकार के खिलाफ अगर कोई प्रश्न है, कोई आरोप है, तो आप 3 दिन के इसमें चर्चा कर सकते हैं। सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है कि भाई लगभग 850 सीटें बढ़ेगी, 815 सीटें राज्य से बढ़ेंगी और 35 सीटें जो बढ़ेंगी वो केंद्र शासित प्रदेशों से बढ़ेंगी, तो टोटल 850 सीटें बनने वाली। अभी 816 का सरकार ने आंकड़ा लगभग तय किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि उसके अंदर फिर आप यह कह देना कि दक्षिण के साथ भेदभाव होगा, फिर देश का नक्शा बदल सकता है। सोनिया गांधी का यह कह देना कि भाई कोटे के अंदर कोटा लेकर आओ, नहीं लेकर आओगे तो ओबीसी के साथ आप अन्याय करोगे, तो आप ओबीसी को भी भड़काने का काम कर रहे हो पूरे देश के अंदर, और दूसरी तरफ आप दक्षिण के लोगों को भी अलग करने का काम कर रहे हो। 3 दिन की अगर सरकार ने विशेष सत्र बुलाया तो सरकार चाहती है कि 3 दिन पूरी चर्चा हो, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वोटिंग हो
और तीन संशोधन होने वाले हैं। 131वां संविधान संशोधन का एक बिल इसके अंदर पास होने वाला है। नया परिसमन कानून जो बनेगा उसका बिल पास होगा, और जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी और दिल्ली में महिला आरक्षण लागू करने के लिए एक बिल पास करेंगे। ये 3 बिल इस बार विशेष सत्र में पास होने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2029 से लागू करना है, तो सारे पार्टी को सहयोग करना चाहिए। आपकी आपत्तियां हैं, आप चर्चा करें, सरकार उस पर विचार करेगी और लागू करेगी। मुझे लगता है इसमें सबसे जरूरी है कि महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाए। एक बात ऐसी लगती है जिस पर कोई इसके विरोध का आधार, कोई मजबूत आधार बनाया जा सकता है, या अगर आप यूं भी कह लीजिए कि अगर किसी बहाने इस बिल को पास नहीं करने देना या समर्थन नहीं देना सरकार को, तो वो उस एक वजह को, उस ऐतराज को बड़ा बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है सर? ये ऐतराज तो बहुत बड़ा है। एक तो आपने जब इसको शुरू की अपनी भूमिका, उसमें आपने इस पूरे बिल का और पूरे सेशन का जिस्ट बता दिया। आपने कहा कि 3 दिन मैराथन मंथन होने वाली है, मैराथन मंथन ही होने वाली है, बिल तो पास हो नहीं रहा, नहीं होगा। हाँ, ये आपने खुद ने बताया, तो मैं आपसे सहमत हूँ। कांग्रेस नहीं सपोर्ट करेगी? कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब जितने दल जो नॉन बीजेपी दल हैं, चाहे वो डीएमके हो, लेफ्ट हो और पार्टीज हो, ठीक है। अब कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से छोड़ दीजिए। जो संजय राउत ने बयान दिया वो खतरनाक बयान है। मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि आप कहें कि देश का नक्शा बदल जाएगा, और वो पॉलिटिकल बयान है, लेकिन मैं उससे सहमत। आप सोचिए कि साउथ और नॉर्थ का जो सेंटिमेंट है ना, उसकी वजह से 2001 में वाजपेयी जी को ये जो काम था डिलिमिटेशन का, वो 2026 तक पोस्टपोन करना पड़ा। तो ये आज का झगड़ा नहीं है ना, ये बड़ा झगड़ा, और इतना हुआ कि 25 साल आपको उसको टालना पड़ा। फिर आपने बताया कि जो फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, आपने कहा कि परसेंटेज, एक तो परसेंटेज बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है कि 50% का मतलब इवन हो गया। आपको 100 रुपये मिलते हैं, मेरे को तनख्वाह 100 रुपये मिलती है रोजाना की, तो मेरी 150 रुपये हो गई, और आपको 1000 रुपये मिल रही थी तो वो 1500 रुपये हो गई। तो उसमें जब डिफरेंस होगा वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, भले ही 50% करो, एग्जैक्ट डिफरेंस बढ़ जाएगा। एग्जैक्ट डिफरेंस बढ़ जाएगा। दूसरा, आपने उसको परसेंटेज के हिसाब से भी बताया, तो जो 24.7% था वो 20.5% पर आ गया, तो 5% तो वहीं कम हो गया है। तो जो साउथ के स्टेट अगेन सर मैं एक इसमें वो लगा दूं, मैं कैविएट लगा दूं, क्योंकि फिर कोई ये ना आरोप लगे कि भाई इसमें गलत बयानी हो गई। सरकार ने कहीं अभी तक नहीं बताया है कि हम कितना बढ़ाएंगे सीटों को। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि 850 सीटें आउटर लिमिट है, जो अंदाजन हम अंदाजे पे बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और सरकार जब ये बिल ला रही है तो उसमें स्पष्ट करना चाहिए, तभी तो वो संतुष्ट होंगे ना। सरकार संतुष्ट कर सकती है कि भाई देखिए आपके भी इतना बिल एमपीज बन रहे हैं, इतनी सीटें बढ़ रही हैं, उत्तर की भी बढ़ रही हैं, दक्षिण की भी बढ़ रही हैं, पूर्व की बढ़ रही है। तो बिल ये बहुत बड़ा परिवर्तन है पॉलिटिकल मैप का। पॉलिटिकल मैप का मतलब पार्लियामेंट्री मैप का एक ये भी बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है। ये बहुत, इसको इतना जल्दी मत करिए कि ये जल्दी होने वाली बात है ये। और यदि इसको आपने जल्दी किया तो मतलब वाकई बात वो हो सकता है। सरकार को इस पर अभी और कंसेंसस बनाने की मेरे ख्याल से आपने जो बात की है उसको सरकार को समझना चाहिए कि मैराथन मंथन करें 3 दिन। अच्छा चलें ठीक है सर। अब फिर दूसरी बात सर आ गया, अब बिल तो लाया जा रहा है। अब बिल अगर लाया जा रहा है, सरकार को जानते हुए जब ये बड़े काम करने आती है तो फिर तैयारी करके आती है। भाई आपने 370 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी पास करवाया, वो भी आसान काम नहीं था। सरकार ने उसका होमवर्क पहले कर रखा था। वो इसका 1/10 भी नहीं है सर। मैं बता रहा हूं सर, तो या तो इसका भी होमवर्क हो चुका है। अगर वो परिस्थिति है जो विजय जी बता रहे हैं कि नहीं पास होने देंगी बाकी पार्टियां इसको, इसका मतलब सरकार ये जानते हुए बिल लेकर के आ रही है और वो उनको एक्सपोज करना चाहती है कि भाई देखो ये महिलाओं का आरक्षण नहीं देना बराबर है। दोनों में से कौन सी बात हो सकती है? नहीं, सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करनी चाहिए कि एक बहुत अच्छी पुस्तक आई है, डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिमिटेशन, द नॉर्थ साउथ डिवाइड बाय रविकांत मिश्रा। ये प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर हैं, और बहुत शानदार पुस्तक आई है। और उसमें ये पूरा जिक्र है कि एक समय था जब साउथ डेमोग्राफी में नॉर्थ से बेहतर कर रहा था, ज़्यादा स्पीड था उसका, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा थी, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा था। तो ये कभी उधर ज़्यादा रहा है, अब बाद में इधर ज़्यादा हो गया है। तो इस पर थोड़ा सा इसको हम लोग बहुत लेमैन की तरह बात करते हैं, इस पर कोई रिसर्च करके कोई बात नहीं करना चाहता है। मुझे लगता है उस पुस्तक को इस डिस्कशन में लाना चाहिए देश में, यदि इस पर चर्चा हो रही है तो। एक दूसरी बात कि क्या ये डिलिमिटेशन पहली बार हो रहा है? यदि कपिल सिब्बल और श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने कल लेख लिखा और उनके गुर्गे जो लेख लिखे कि डिलिमिटेशन से भारतीय जनता पार्टी, तो क्यों ना आरोप लगाया जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू
जो कपिल सिब्बल के पता नहीं कौन थे, मुझे नहीं मालूम है, 1952 में किए थे तो डिलिमिटेशन धंधा करने के लिए किए थे, 62 में किए थे तो धंधा करने के लिए किए थे, और 72 में किए थे तो कांग्रेस पार्टी राजनीतिक धंधे के लिए कर रही थी, अपने आप को बढ़ाने के लिए कर रही थी, जीतने के लिए कर रही थी, पॉलिटिकल करप्शन के तहत कर रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी पर लगभग एक आरोप लगाया जा रहा है कि भाई आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप नॉर्थ इंडिया में आप इलेक्टोरली बहुत अच्छा करते हैं तो आपको साउथ इंडिया के वोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। मूल बात यह है उनको डर ये है, यही डर है कि भाई साउथ इंडिया पर आपकी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। अरे भाई तो तुम बेसिक प्रिंसिपल, तुम इस संविधान के ज्ञाता हो, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, कि 20 लाख का और 10 लाख का रिप्रेजेंटेशन 543 सीटें कब से हैं हमारे एक बात और नहीं, एक अंतिम एक बात बहुत जोर देना चाहता हूं, एक्चुअली क्या है, जो सीटों की संख्या है वो आखिर डिलिमिटेशन कमीशन तय करती है, सरकार नहीं तय करेगी। जी जो एक कह रहे सर 543 कब बनी थी सीटें? 70 में बन गई, 70s में, 72 में, 73 में बना था। मोटा देश में 50-55 साल से इतनी सीटें हैं, नहीं हुआ उसके बाद ना। संविधान तो ये कहता है हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए। हमारे देश में 55 साल से सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं, सीटें बढ़ाने का वक्त आ गया है। बात वो हो रही है कि जिस विवाद से डरकर, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस विवाद से डरकर 2001 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने इस काम को 25 साल के लिए टाला, क्या वो विवाद खत्म हो गया या उस विवाद का हल निकाल लिया गया या उस पर कोई आमराय बना ली गई? मेरा कहना है कि जो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने शुरुआत की थी, ये देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो मापसा है अंदर का, उसके लिए संविधान कल जाकर के तमिलनाडु को 2 हिस्सों में बांटना हो तो संविधान संशोधन सिंपल मेजोरिटी से करना पड़ेगा। ये साउथ नॉर्थ का डिवाइड जो है वो कहां पर है? क्या इस देश के अंदर संविधान के अंदर है साउथ नॉर्थ का डिवाइड? आपने बना रखा है। इसका क्यों मतलब नहीं है कि एक तमिलनाडु में बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि हम देश हमारी मतलब से चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं बनता है। ये तो कोई भी नहीं कह रहा है। कोई नहीं कह रहा। कैसे नहीं कह रहा है? कि कह रहा है कि हम सड़क पे उतरेंगे, हम आपको करने नहीं देंगे, आप देश डिवाइड। संजय राउत का बयान क्या है? संजय राउत का बयान को आप क्या हल्के में आप ले रहे हैं? नहीं, बड़ा खतरनाक बयान, बहुत खतरनाक बयान है। और वही बात स्टालिन नहीं कर रहे हैं क्या? वही बात तो स्टालिन भी कर रहे हैं। आप क्यों सड़क पर उतर जाएंगे? आप तो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर तय होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके अनुसार होना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई भाई कि हम डेवलप कर रहे हैं और आप नहीं डेवलप कर रहे हैं? जनसंख्या के आधार पर ही प्रोपोर्शनल ये रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे ही होता है ना। रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को ही लागू करोगे ना इस देश में, ये साउथ नॉर्थ डिवाइड करना शुरू कर देंगे आप। नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि 25 साल पहले भी तो आपने नहीं किया था ना। वो साउथ नॉर्थ डिवाइड नहीं है ना, साउथ नॉर्थ डिवाइड आप कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर ब्लैकमेल किसी को नहीं करना चाहिए। ब्लैकमेल नहीं होता, आपकी आदत में हो गया है सरकार की कि कोई भी विरोध करे उसे आप ब्लैकमेल करते हैं। नहीं, आप ब्लैकमेल ही कर रहे हैं। ये बात तो ठीक है, मुझे एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अलावा और कौन सी लाइन लिखी है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा? सीधा सीधा लिखा है, सीधा लिखा है जनसंख्या कराओ, उसके आधार पर डिलिमिटेशन। बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतर जाएंगे इसके खिलाफ। वही मैं कह रहा हूं, कह सकते हैं और आम राय बन जाए तो अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो केवल लॉ बताता है। आपने जो 3 सवाल किए उनमें से एक का भी जवाब हाँ नहीं है। आपने कहा कि कोई वो विवाद खत्म हो गया, नहीं हुआ। उस विवाद पे कोई आम राय बनाने की कोशिश हुई, नहीं हुई। उसके लिए कोई रास्ता निकाला गया, नहीं निकाला गया। देखिए, पहली बात तो ये कि जो मैंने पहला ही कहा था उसका कोई जवाब हमारे विद्वान साथी लोग नहीं दे पाए कि उत्तर भारत कहाँ है जहाँ चुनाव होता है। नंबर 1, क्या कल को पूर्वोत्तर कहे कि हमारे पास कम सीटें हैं तो हमको वो अधिकार नहीं मिलते? क्या ये सच नहीं कि सीटें उतनी ही रहीं, लेकिन पिछले 10-11 सालों में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में रेलवे, सड़क, सब चीज़ों की पावर इंफ्रा की बड़ी, सब कुछ ठीक हुआ? फिर केरल कह दे कि अच्छा तमिलनाडु बहुत बड़ा है, हम तो बड़े छोटे हैं। कहाँ डिबेट को हम ले जाना चाह रहे हैं? और जब फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं तो क्या हम इसकी बात नहीं करते हैं कि देश के सबसे विकसित राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनकी बात हम करते हैं ना। तो वहां तो जनसंख्या कम है, इसके हिसाब से प्रति व्यक्ति आय भी वहां ज्यादा है, इसके हिसाब से अवसर भी वहां ज्यादा है। तो क्या हम कहें कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है डिबेट ही गलत दिशा में, पूरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिबेट है और कोई विवाद नहीं है। विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, हर व्यक्ति आज के समय में आप देखिए
तो बच्चों की जो स्थिति है, जनसंख्या की स्थिति है, वो धीरे धीरे सब जगह कम ही हो रही है। उधर डिबेट में सर आगे बहुत सारी खबरें, पवन खेड़ा जी वाली खबर दे दीजिएगा जरा। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, उन्होंने असम में कैंपेन के दौरान कुछ आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके परिवार के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर। 3 पासपोर्ट हैं, विदेशों में प्रॉपर्टी है, उनको सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा उनको जो इंटरिम बेल मिली हुई थी उस पर रोक वो हटा दी है, उस पर लगी, मतलब अब उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। हाई कोर्ट ने हेमंता की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप के मामले में अंतरिम जमानत दी हुई थी पवन खेड़ा को। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया है, मतलब अब पवन खेड़ा को असम पुलिस चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है। असम पुलिस आई भी थी दिल्ली, उनके घर पर जाकर छापा भी मारा था, लेकिन तब तक वो तेलंगाना चले गए थे, हैदराबाद चले गए थे, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है। हाईकोर्ट गए, उसमें उनको रिलीफ मिल गया, वो रिलीफ फिलहाल स्टे कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या? हेमंता बिस्वा शर्मा के पुराने बयान निकालता मैं तो आपको दिखाता, वो तो ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का आखिरी दिन जेल में कटेगा, इसको उम्र कैद होगी, और वो ये कह रहे हैं कि मैं ये अपने मन की इच्छा नहीं बता रहा हूं, कानून ये कहता है कि अगर झूठे आरोप लगाकर इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया गया तो इतनी सजा होती है। जो आदमी असम भेज दी पुलिस, हालांकि उस वक्त अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, लेकिन फिर भी जो ढूंढते यहां आ गई तो फिर अब वहां भी जाएगी जहां पवन खेड़ा जी होंगे। निश्चित रूप से। और देखिए, अब ये कह देना कि पवन खेड़ा अंतिम समय तक जेल में रहेंगे, आजीवन कारावास होगा, वो तो हेमंत शर्मा कोई कानून के तो ज्ञाता है नहीं, वो एक राजनेता है। राजनीतिक रूप से वो ये बात कह सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि भाई पवन खेड़ा को जमानत नहीं मिली, लेकिन मुझे लगता है कि पवन खेड़ा ने इतना बड़ा आरोप लगाया और जब ये बात प्रूव हो गई कि गलत है, उन्होंने जो तथ्य दिखाए थे पत्रकार वार्ता के अंदर वो सारे आधारहीन और गलत थे, तो पवन खेड़ा को तत्काल माफी मांग लेनी थी। तत्काल वो ट्विटर पर लिख देते, पत्रकार वार्ता लेकर कह देते कि भाई मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो फर्जी किसने दिए, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और मैं माफी मांगता हूं। और आरोप लगाऊंगा और बाकी नहीं, तो वही आप चोरी करो, ऊपर से सीना चोरी करो, आप प्रूव हो गए कि आप गलत हो गए, उसके बाद आप भागकर दिल्ली से चले जाते हो तेलंगाना और आप कोशिश करते हो कि आपको बेल मिले। तेलंगाना ने आपको थोड़ी राहत दी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो मुझे लगता है कि आपकी गलती अगर पकड़ाई में आ गई तो आप माफी मांग लेते कि भाई मैं माफी मांगता हूं, सार्वजनिक रूप से मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मेरे पास तथ्यात्मक जानकारी थी। लेकिन जो धाराएं लगी है उस धाराओं के अंदर मुझे लगता है पुलिस को गिरफ्तार करेगी और नॉन बेलेबल वारंट होगा। मैं टेक्निकली समझना चाह रहा हूं, असम पुलिस आई थी, असम पुलिस के अरेस्ट वारंट लेके आई थी या केवल बात अरेस्ट वारंट नहीं था, पूछताछ के लिए आई थी। लेकिन यह होता है कि पूछताछ के बाद पुलिस अगर अरेस्ट कर लेती तो आप क्या करते? अरेस्ट करके वो आपको आसाम ले जाते और आप पे धाराएं लगाते, उसमें आपकी बेल नहीं होती। अगर अरेस्ट वारंट हो जाए और पवन खेड़ा जी ना मिले तो फिर तो एब्सकॉन्डर हो जाएंगे। हाँ, पहले नोटिस भेजा जाएगा सब जगह, उसके बाद उनको आप घोषित करोगे, तब तक पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट में कोशिश करेंगे कि मैं आसाम पुलिस के सामने आपको लगता है हेमंता जी यहां तक जाएंगे, बात को ले जाएंगे? ये वाला बड़ा कराइए ना स्क्रीन पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पवन जी, क्या लिखा है उस पे? ये पूरी स्क्रीन जो है, पहले वाला जो था वो स्क्रीन पे एक तरफ हेमंत शर्मा है, एक तरफ उनकी पत्नी है, बीच में लिखा है वो बंटी और बबली हो गए फरार। तो दृश्य हटा दीजिए, सिर्फ पवन खेड़ा जी अभी फिलहाल उस अवस्था में है। और सचमुच ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि चुनाव वोटिंग होने वाली है, वोटिंग के ठीक पहले ये क्यों किया गया है, जिससे हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर ये आ जाए कि अरे भाई ये आदमी तो फर्जी कंपनी चला रहा है, इसकी पत्नी तो यहाँ का पासपोर्ट रखे हुए। मैं ये कहता हूँ अच्छा नेताओं पर इतने तरह के मामले होते हैं, इतने भ्रष्टाचार, इतनी संपत्ति, इतनी कंपनी की, सब सही भी लगने लगता है। तो चुनाव के ठीक पहले ये जो कोशिश पवन खेड़ा जी ने की थी, कम से कम कुछ तो हिसाब किताब ढंग का लेके आए थे, तो जाहिर है फिर तो हेमंत बिस्वा शर्मा उसका उसी तरह से जवाब। वैसे आपको बताऊं, ये भी मतलब कितना होता है, मैंने कोई ऐसे कोई कानूनी केसेस के अध्ययन नहीं किया है, लेकिन ऐसा रिलीफ अगर कोई कोर्ट देता है तो वो रिलीफ हटना भी इतना आसान नहीं होता। जो स्टे हो गया हाई कोर्ट के फैसले पर, भाई आमतौर पे हमने तो यही देखा है कि बेल दे दी अगर किसी कोर्ट ने तो बेल फिर बेल पे ही चलता है आदमी। थोड़ा सा टेक्निकल मसला है। अगर उन्होंने असम में जाकर ली होती, हाँ, तेलंगाना गए, वहां अब ये कोई कहने की बात नहीं, लेकिन ये सब सुन के थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगता है लोकतंत्र में कि जिसकी सरकार है वहां न्यायालय भी जमानत दे देती है, और उसके जब सुप्रीम कोर्ट है तो वो ये कह रहा है आप प्रोसेस में जाइए, आप, वो और कुछ नहीं कह रहा है। उसने स्टे हटाया और कहा कि आप असम जाके जमानत ले लीजिए, तो वकील तो वहां भी जा सकता है। कह रहा है कि आप असम में जाके जमानत, प्रोसेस बता रहा है, प्रोसेस यही है। ये थोड़ी ना होगा कि हम कुछ करें और उसके बाद जब कोई पुलिस कर दे तो हम किसी और राज्य में चले जाए। आप वहां नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। एक तरह से मतलब जो प्रोसेस है। तेलंगाना में पूछा था, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पूछा था यहाँ पर क्यों आए, मामला दिल्ली का है, दिल्ली में क्यों नहीं गए या आसाम में, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं आसाम जाऊंगा, मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे इतना समय नहीं मिलेगा कोर्ट में जाने का,
तब उस आधार पर तेलंगाना कोर्ट ने उनको राहत दी थी कि आप आसाम जाती है, आप गिरफ्तार हो जाओगे, आपको कोर्ट तक नहीं जाने मिलेगा, ये आपका डर है, तो अभी आपको हम राहत दे रहे हैं। वकील के जरिए कहा कि भाई आप असम जाइए ना, उस प्रोसेस को जहां पर हुआ है मामला वहां से उसकी रोक लगाई है जमानत की, लेकिन स्टे हटा दिया तो फंस जाएंगे। स्टे हटा दिया तो वो एक टेक्निकल तरीके से फंसा दिया, और ये चुनाव तब हो गया पूरा असम का। तो मिडिल ईस्ट में फिलहाल सीज फायर चल रहा है, लेकिन ईरान और अमेरिका की डील नहीं हो पा रही है और जंग अभी पूरी तरह खत्म होने के आसार अभी तक ऐसे बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका दोनों की नाकेबंदी चल रही है। इस बीच कल ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट करके दी। उन्होंने लिखा कि उनके दोस्त ट्रंप से उनकी बातचीत हुई है, उसमें हॉर्मुज को लेकर के भी बात हुई है। चर्चा इस मुद्दे पर हुई कि कैसे हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोला जाए, कैसे यहां से दुनिया भर के जहाज बेरोक टोक गुजर सकें ताकि एनर्जी, गैस, फर्टिलाइजर इनकी शॉर्टेज दुनिया से दूर हो सके। अच्छा, यहां गौर करने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना अभी मौजूद है और अब वो उन जहाजों को रोक रही है जो ईरान से होकर के आ रहे हैं। ऐसी शिप्स जो ईरान को टोल देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी रोक रही है। उसके बीच में प्राइम मिनिस्टर का ये पोस्ट आया। पोस्ट क्या मतलब, उनकी बातचीत हुई ट्रंप से और 40 मिनट की बातचीत बताई जा रही है। अभी हालांकि इन्हीं दिनों भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता नहीं हुआ है उसको लेकर के भी बात थोड़ी आगे बढ़ी हुई है। सर्जियो गौर भी उस ओर इशारा कर चुके हैं जो उनके यहाँ पर एम्बेसडर हैं। तो वो सारी बातें प्रधानमंत्री इस पोस्ट में लिखी हैं। लेकिन भाई दुनिया की सबसे बड़ी चिंता तो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान का युद्ध ही बनी हुई है, तो उस पर भी प्रधानमंत्री की ट्रंप से बात हुई होगी। 40 मिनट में तो बहुत सी बातें हो सकती हैं। भारत लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसका ओपनिंग रिमार्क्स जो हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने इसको काफ़ी एम्फसाइज करके लिखा है। इसीलिए अब ये बात करेंगे कि भारत की इस युद्ध में, इसको रुकवाने में, बातचीत में कहीं कोई भूमिका इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है क्या कि नहीं दे रही है। रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सर, भारत क्या मतलब, ये तो कोई नहीं बता सकता क्या बात हुई, बट हम कहाँ खड़े हैं अभी? मुझे लगता है कि कल जो चीन का स्टेटमेंट था, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, वो उन और जो रसिया के विदेश मंत्री जो चीन गए, बीजिंग गए, उसने डोनाल्ड ट्रंप की चिंता जरूर बढ़ा दी हुई। और जो आज न्यूज़ रिपोर्टिंग मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, उससे निष्कर्ष निकल करके आया कि 40 मिनट की बैठक में व्यापार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसके अतिरिक्त क्वाड की बैठक और इंडो पैसिफिक रीजन में हम और बेहतर कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। देखिए, इसी कहानी कुर्सी में हम बार बार कह रहे थे कि जब ईरान और इजराइल की जंग वगैरह की बात थी तो हम बार बार कह रहे थे कि ईरान के तरफ से, इंडो पैसिफिक की तरफ से अमेरिका ने अपने अटेंशन हटा लिए हैं और वो पूरा का पूरा वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट पर आकर के फोकस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उनको, और इस सिलसिले में उन्होंने भारत को बहुत इग्नोर किया। हमारे देश में बहुत सारी चली, बहुत न्यूज स्टोरी चले, जिस प्रकार से संबोधन किया उन्होंने, वाकई वो बहुत खराब था और मैंने एक तल्खी, रिश्तों में बहुत तल्खी आ गई थी। मुझे लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ रही है कि भारत के साथ मित्रता कितना आवश्यक है, उनके लिए भी, व्यापार के को लेकर के भी और सामरिक मामलों को लेकर के भी। सामरिक मामलों में ट्रंप का झंझट निपटाने में हम क्या ऑफर कर रहे हैं? देखिए, क्या कर सकते हैं? हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडो पैसिफिक में जब मोर्चा खुलेगा तब हम वहां पर उनके बहुत बड़े सहयोगी के तौर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने कल एक और बड़ी बात कही। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि अगले 2 दिनों में कुछ बड़ी डेवलपमेंट होगी। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर पाकिस्तान में जाकर बातचीत कर सकते हैं ईरान से, और उन्होंने कहा कि कुछ तो हम बड़ा हासिल करेंगे, वरना हम ऐसी, वो उन्होंने बात ही हो रही थी कि पाकिस्तान में जाएंगे या किसी और देश में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान में जाएंगे, हमने वहां पहले भी बात की है। और फिर उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान में जाकर के बात करेंगे। ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद कल ही ये बातचीत दोबारा हो सकती है। अभी ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि जेडी वैंस ही इसको लीड करेंगे या अमेरिका का डेलीगेशन कब रवाना होगा, मगर पाकिस्तान में शांति वार्ता का दूसरा दौर हो सकता है, इसका इशारा खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर उनका बयान भी है। फिर मैं आगे आपको दिखाता हूं, ये जो पहले हो रहा था कि कोई समझौता होगा, फिर अब उन्होंने कहा है कि हम कोई बहुत बड़ी डील करेंगे। ईरान वॉर को लेकर ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता और पूरी दुनिया उसे सर सर कह रही होती, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
ट्रंप ने कहा कि अब जल्द ही ये लड़ाई खत्म होगी। लड़ाई खत्म हो गई क्या? लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, हम लोग पहले भी इस पर चर्चा करते रहे। लड़ाई न तो ऐसे खत्म होने वाली है, न बातचीत भी ऐसे खत्म होने वाली है। बातचीत की काम चल रहा है और अब इतना समय बीत गया है तो बातचीत के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। बातचीत करें और ट्रंप साहब को भी अब समझ में आ गया कि अब ठीक है, जितना हो गया, इस वॉर से निकलना है तो बातचीत करेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा पास पहुंच रहे हैं वॉर के ख़त्म होने के लिए। और जो बात अक्सर मैं कहता रहा हूँ कि बातचीत के लिए ज़रूरी है कि वॉर ज़्यादा तेज़ी से चलती रहे, तभी आप वॉर के नहीं मतलब इसको नेगोशिएशन के लिए ये एक तरीका है, क्योंकि आप नेगोशिएशन तभी कर सकते हैं जब आप किसी पर दबाव डाल रहे हो। आप किसी भी स्थिति में आ जाएं, दोनों लोग खुश बैठे हुए हैं या कोई सोच रहा है किसी के फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बातचीत होती नहीं। तो इसलिए वो इस स्थिति में आ गया है। ईरान का भी बड़ा नुकसान हो गया है, अमेरिका को भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, तब वॉर को ख़त्म करने के रास्ते पर पहुंच गए। और अब तो ऑफिशियली इस्लामाबाद टॉक्स हो गई हैं। भारत उसको बार बार में इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब ये ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान दूसरी बार भी जाएंगे तो फिर तो उसका नाम इस्लामाबाद टॉक्स कर दिया गया है। हाँ, तो मतलब ये जो सारी वॉर पर बातचीत हो रही है, अब उसी को थोड़ा सा कॉम्पनसेट करने के लिए समझ लीजिए कि ट्रंप साहब ने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया होगा, क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण देश है अमेरिका की दृष्टि से भी और दुनिया के नज़रिए से भी। तो वो ये समझें कि भाई भारत कभी ये समझे कि उनको इग्नोर किया गया, पाकिस्तान के भरोसे ये चल रहा है, तो वो कॉम्पनसेट भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इसमें कोई भूमिका मुझे भारत की अब नहीं लगती है कि कोई भूमिका होगी। अब देखिए, जो जेडी वैंस कह रहे हैं वो बात तो बहुत बड़ी है, वो शर्त भी बड़ी रख रहे हैं कि आप न्यूक्लियर से तौबा कर लो और ये अपने प्रॉक्सीज को बढ़ावा देना बंद कर दो, हम तुमको नॉर्मल कंट्री की तरह ट्रीट करेंगे, तुम भी व्यापार करो, तुम्हारे लोग भी आगे बढ़े, कोई सैंक्शंस नहीं रहेगी, तुम्हें ओपन मार्केट में अपना तेल बेचो, जो करना है वो करो, जैसे और पूरी दुनिया करती है। तो ये ऑफर तो बहुत बड़ा है, लेकिन बात अटकी कहाँ हुई है? पिछली बार का जो इस्लामाबाद में बात हुई, उसके बाद ईरान के डेलीगेशन के सरकार के हर स्तर से ये बात आई कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन न्यूक्लियर। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन न्यूक्लियर मतलब सिविल न्यूक्लियर। उन्होंने कहा कि हथियार हम नहीं बनाएंगे, लेकिन सिविल न्यूक्लियर हमारा राइट है। तो उस पर अमेरिका ये कहता है और दुनिया ये पूछती है, और बिल्कुल ठीक पूछती है, कि आपको सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ये 65% या कितना प्रतिशत एनरिच्ड यूरेनियम क्यों चाहिए? इतना क्यों तुमने उसको एनरिच किया हुआ है? इसमें एक और बीच में बड़ी बात आई थी, जो एक बहुत पुराना ऑफर है, लेकिन वो अभी तक रशिया ने कहा कि वो अवेलेबल है अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहें, कि मैं इसका सारा यूरेनियम अपने पास रख लेता हूं। जब यूएसएसआर टूटा था तो यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर थे, तो उसने भी अपना न्यूक्लियर हैंडओवर कर दिया था। अब ये ईरान से ऐसा करने की बात कह रहे हैं और ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। तो जिद पे कौन है, ईरान या अमेरिका? बताएं त्रिपाठी जी। और दूसरे दौर में क्या मिल जाएगा? जिद पे दोनों ही हैं, और मुझे लगता है कि ये दोनों की जिद है वो दिखावटी है। पहली बात तो ईरान जो ऑयल रिच कंट्री है, ऑयल रिच एरिया है, उसको न्यूक्लियर एनर्जी की कतई कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ठीक बात। अगर हम एनर्जी के लिहाज से कहें तो फैक्ट समझना चाहिए, उसकी नीड नहीं है, उसकी नीड नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें कि अमेरिका न्यूक्लियर बनाएगा और ईरान नहीं बनाएगा, तो ये कौन सा तर्क हुआ भाई? ये तो कैसे हो सकता है कि एक तो बनाएगा, एक तो हिरोशिमा नागासाकी धाए धाए मारेगा और दूसरे को कहेगा ना बनाओ? तो ये बिल्कुल वो सिद्धांत नहीं। लेकिन उसी के साथ जुड़ा हुआ ये है कि यहां तो हौती है, हमास है, हिजबुल्लाह है, टेररिस्ट फ्रंट को सीधे सीधे वो सपोर्ट करता है, उनके लिए वो खड़ा होता है, उनके लिए वो बातचीत तोड़ देता है। मुझे ये लगता है कि दोनों, जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो देशज में शब्द आता है कि अघा गए हैं लड़ लड़के, उनको अपनी औकात समझ में आ गई है। दो के दोनों अपनी लिमिट जान गए कि यहां तक गए, इसके आगे हमारी अब हैसियत नहीं। दोनों थके हुए हैं, परेशान हैं, दुनिया में सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। बातचीत लगभग हो चुकी है, ये युद्ध आगे जाते हुए नहीं दिखता है, जो ट्रंप बोल रहे हैं वो भी। और एक मैं बात गंभीरता से कहूंगा, मैं थोड़ा सा असहमत हूं विजय जी से। उन्होंने कहा कि वो कंपनसेट करने के लिए पीएम को फोन किया। मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। जो कोई भी गंभीर देश हो, चीन रोज अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि ईरान को वो टेबल पर लाने में उसकी भूमिका है। भारत और भारत के विदेश मंत्री, भारत की डिप्लोमेसी की इस पूरे झंझट में एक मिड पॉइंट पर लाने की, शांति की तरफ ले जाने की एक भूमिका है। लेकिन वो इस तरह से कोई पीस डील ब्रोकर करे, कोई मध्यस्थ हो, ऐसा वो नहीं चाहता है। और ट्रंप अकेले अगर किसी एक नेता को फोन करते हैं तो पहले 24 मार्च को भी पीएम नरेंद्र मोदी को, और अभी ताजा वो भी नरेंद्र मोदी को। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि भारत की भूमिका बहुत बड़ी है। देखिए, अब ये अगर दोनों देश वाकई दूसरी बार बातचीत करने के लिए राजी हुए हैं तो पहली बार में कुछ तो मिला होगा, तभी दूसरी बार मिल रहे हैं। अगर इतने इनके डिफरेंसेस होते तो फिर बातचीत के लिए तो दूसरी बार नहीं मानते। लेकिन जो एक तीसरा मतलब एक अलग जो मोर्चा सा बनता जा रहा है, उसकी हम बात कर लें।
वो इनको शांति करने के लिए ज्यादा दबाव डालेगा या वो एक दूसरा फ्रंट खुलेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका और चीन की तकरार बढ़ रही है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और उनके तटों के इलाकों पर नाकेबंदी कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसमें शामिल ही है। लेकिन इस नाकेबंदी के बावजूद चीन का एक टैंकर रिच स्टेरी ये सफलतापूर्वक हॉर्मूज स्ट्रेट को पार कर गया और अमेरिका सिर्फ देखता रह गया। उसको रोकने का प्रयास भी नहीं किया गया। ये पहला जहाज है जो अमेरिका के ब्लॉकेड के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से उस खाड़ी क्षेत्र से बाहर निकला है। पहली बात तो ये। तो चीन ने कोई लिहाज नहीं किया कि हमारा इसके साथ करार है, इस देश के साथ, मेरा ये टैंकर है और ये निकलेगा, और उसने उसको आने को कहा और वो आ गया। अब वो ये कह रहा है कि मैं अपनी सारे ऊर्जा समझौते जो हैं वो इसके साथ, ईरान के साथ पूरे करूंगा। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो उनके मामलों में दखल ना दे। पहले बयान आया था चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन का, जिन्होंने कहा था कि हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पानी में आएंगे और जाएंगे। ईरान के साथ हमारे ऊर्जा समझौते हैं, हम उनका समझौतों का सम्मान करेंगे, निभाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे देश हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे। इन्होंने अमेरिका को साफ संकेत दिया था कि अगर हॉर्मूज से उसके जहाज को नहीं निकलने दिया गया तो फिर चीन को भी जवाब देने का हक होगा। फिर इसके बाद ये बात चीन के प्रधानमंत्री ने भी कही और शी जिनपिंग भी लगातार ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा देश डिक्टेट नहीं कर सकता है। तो ये मामला कहां बढ़ रहा है? क्या ये एक और कोई कन्फ्रंटेशन खड़ी हो रही है यहां पर? देखिए, मुझे लगता है अमेरिका ये कोशिश नहीं करेगा, और इस टकराव के और अमेरिका के बढ़ने की ताकत भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है कि वो चीन के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर रोक ले। जिस तरीके से कड़े शब्दों में चीन ने अमेरिका को समझा दिया, उसी का परिणाम ये है कि चीन का जहाज बिना किसी रोक टोक के आराम से निकल गया। अब ट्रंप साहब जरूर ये बात की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहाँ घेरीबंदी कर देंगे, किसी को नहीं निकलने देंगे, लेकिन बताइए अब सेकंड टर्म की बातचीत होने जा रही है इस्लामाबाद में। पहले बातचीत के अंदर तो जब जेंडीवेज निकले थे तो उन्होंने कहा था कि भाई बातचीत हमारी फेल हो गई है। जिन बातों पर ईरान अड़ा हुआ था वह स्वीकार अमेरिका को नहीं थी, तो अब किस आधार पर दूसरे राउंड की बातचीत करेंगे? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जो ईरान अड़ा हुआ था कि हमारा नियंत्रण रहेगा, परमाणु हथियार बनाने को लेकर जो ईरान ने कहा था, सैंक्शन हटाने को लेकर जो कहा था, और बाकी तमाम बातें जो ईरान ने कही थी, क्या अमेरिका उसको मानेगा? तो जिस तरफ अमेरिका खड़ा है दूरी बनाकर, ईरान जहां खड़ा हुआ है, तो जब कोई समझौता का रास्ता नहीं निकल रहा तो दूसरे दौर की बातचीत में वो क्या करेंगे? क्या, और ना अमेरिका ये बताने की स्थिति में है, ना ईरान ने बताया कि किन बातों पर करे भी तो कोई हल नहीं निकलेगा। पहली बातचीत में कोई बताने को तैयार नहीं है कि इन बातों पर हमारी सहमति बन गई है, इन 10 मुद्दों पर हमारी नहीं, आप उसमें देखिए, सर न्यूक्लियर वाले पर एक बात आई, न्यूक्लियर वाले पर एक बात आई जो मीडिया में छप रही है, और उसका खंडन ना अमेरिका ने किया ना ईरान ने किया। कि अमेरिका ने कहा तुम 20 साल के लिए न्यूक्लियर से तौबा कर लो, उसने कहा 5 साल या 6 साल, व्हाटएवर। अगर ये बात आई ना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ईरान उस पर विचार ही नहीं कर सकता, कर रहा है वो विचार। शिखर वार्ता बातचीत हो रही है आपके बीच में, तो आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहिए कि इन बातों पर हमारी सहमति बन गई है, कुछ मुद्दों पर हमारी बातचीत हो रही है, हम सेकंड राउंड की बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से ठीक नहीं होता, न बताई जाती है बात, क्या बातचीत चल रही है क्या नहीं चल रही। जब कोई ऐसे राउंड पर पहुंच जाए, ऐसे जगह पर पहुंच जाए कि जब बातचीत कहीं कंक्लूसिव होने वाली है, तब बताया जाता है कि भाई इन पर बात हो रही है। अभी तो एक इनिशियल लेवल पर बात हो रही है, ये कोई 2 दिन में नहीं है, कल के टॉक्स में खत्म हो जाएगा। दूसरे दौर की बातचीत होगी, ये बातचीत सफल नहीं होने वाली है। ईरान जहां पर अड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है, मैं एक बार फिर से चाइना वाली बात लाना चाहता हूं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव वो भी चीन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, और रूस और चीन यही ईरान के साथी हैं। पीछे से जो भी इनकी मदद हो रही है वो भी हो ही रही है। तो ये मतलब अब इन दोनों देशों का एक्टिव होना और इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आना, ये शांति के लिए दबाव बनाएगा या इस वॉर को और भड़काएगा? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये दोनों देश ये अमेरिका की औकात बता रहे हैं। सच बात तो ये है कि अमेरिका की जितनी फजीहत हुई है इस पूरे युद्ध के काल में, अमेरिका अपना एक भी मिशन, एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाया है, एक्सेप्ट ये कि ईरान को बॉम्बिंग कर करके 16,000 से ज़्यादा टारगेट पर बॉम्बिंग करके ईरान को बहुत कुछ हद तक बर्बाद कर दिया। उसकी नेवी को बर्बाद किया होगा, एयरफोर्स को बर्बाद किया होगा, बहुत सारे लोगों को मारा। सुनते हैं कि 3500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतना जरूर हासिल किया है, लेकिन इस पूरे युद्ध के दरमियान इतनी किरकिरी हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है ट्रंप को कि हम एक सम्मानजनक समझौते से कैसे निकाल करके लेकर के आए। और वो सम्मानजनक समझौता न होने के कारण डेस्परेशन में वो एक कदम उठा रहे हैं। जैसे होता है ना, आदमी जब भरभराता है, दीवारें गिरने लगती है, तो आप क्या करते हैं, दीवारों को भी कई बार पकड़ लेते हैं। आपको पता है कि दीवारें गिर जाएंगी, फिर भी आपको इच्छा होती है कि हम उसे पकड़ करके शायद वो हमारी सुरक्षा में आ जाए।
वो यही काम कर रहे हैं। आपको जब पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप खुलवा नहीं पाए तो आप बाहर अरब सागर में आकर के उसकी नाकेबंदी करना चाहते हैं। अब आप पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे में तो जापान का, सिंगापुर का, भारत का, चीन का, सबका आर्थिक हित जो है वो, सबकी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ता है। तो ऐसे में चीन ने लीड लेकर के ये बात बोली कि भाई आप हमारे जहाजों को आने जाने का आप रोकेंगे तो हम उस पर एक्शन लेंगे, और इसमें टकराव बढ़ने का ज्यादा रास्ता बनता है। चाइना ने सुपर पावर की तरह बिहेव किया। बिल्कुल तो तुम हो गए दादा अपने घर में हो गए, मेरा जहाज है मैं निकालूंगा यहाँ से, और कुछ नहीं किया अमेरिका ने। बिल्कुल किया। इसको थोड़ा सा मतलब तथ्य के साथ, वो ईरानी पोर्ट से वो जहाज नहीं आ रहा था, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये ब्लॉकेड भी दरअसल उसी का हिस्सा है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान और ट्रंप के बीच में सहमति बन चुकी है। ये युद्ध से बाहर जाने के रास्ते हैं। एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का ब्लॉकेड था, एक ब्लॉकेड अमेरिका का आ गया। ये बातचीत होते दोनों ब्लॉकेड हट जाएंगे, इससे बेहतर कोई स्थिति नहीं है। और अब एक तरह से देखें तो जो भी जहाज निकल रहे हैं वो एक ईरान से भी बात करते हैं, एक अमेरिका से भी बात करते हैं, और जहाज उनका निकल रहा है। किसी भी जहाज पर ऐसी कोई घटना नहीं। और वो क्या कर रहे हैं, वो सैंक्शन ईरानी पोर्ट की बात कर रहे हैं। और कल ही जो अधिकारियों के हवाले से खबर आज छपी है कि भारत को 30 दिनों के लिए और सैंक्शन वेवर मिल गया ईरान से तेल खरीदने का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अमेरिका को भी पता है कि जिनको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पूरी करनी है वो करेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते। और अभी जो ट्रंप के साथ बातचीत हुई उसमें भी इसी पर बात हुई नरेंद्र मोदी के साथ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले, सुरक्षित रहे और अपनी एनर्जी नीड पूरी हो। इसको इस तरह से भी देखना चाहिए। ये तो ये जो समीर जी कह रहे हैं, आपको लगता है दूसरे दौर के बाद हम कोई फाइनल सोल्यूशन मिल सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि सोल्यूशन हो चुका है, उसका ऐलान कैसे करना है इसका रास्ता खोज रहे हैं। दोनों को अपनी अपनी पोजीशन बचा के रखी है, दोनों को अपने अपने एक जो डोमेस्टिक फ्रंट है, यहां डोमेस्टिक फ्रंट वो जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी वाला है, वहां डोमेस्टिक फ्रंट है, कहीं आईआरजीसी इतना हमलावर न हो जाए कि वो बेचारे निपट जाए। गलीबाफ और अराची। मैं कह रहा हूं कि रूस और चीन का जो आपने कहा कि वो सुपर पावर को अपनी दादा बता रहे हैं कि आप होंगे सुपर पावर, पर वो भी दबाव का हिस्सा है। जो बार बार मैं कह रहा हूं कि बातचीत के लिए दबाव बनना बहुत जरूरी है। आप इसको ये मत समझिए कि बातचीत टूटने वाला हिस्सा, ये बातचीत बनाने का हिस्सा है कि अमेरिका भी अपना दबाव बनाए, चीन और रूस भी दबाव बनाए, तब कहेंगे नहीं। इजराइल पूरा बाहर हो गया इस बातचीत से। इजराइल बातचीत में था ही नहीं। तो पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है, ऐसा ट्रंप ने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में। तो पाकिस्तान तो इस वक्त बहुत ज्यादा जो है मचान पे चढ़ा हुआ है, वो उसको लग रहा है उसको क्या हासिल हो गया है। लेकिन क्या करें, वहां के लोग खुद ही असलियत बता देते हैं, और उनको भी ये समझ में नहीं आता कि वो अपने देश की शान में जो सोच तो ये रहे कि मैं शान में ये कसीदे पढ़ रहा हूं, दुनिया में इसमें कितनी बेइज्जती होगी। तो आपको एक स्टेटमेंट में दिखाता हूं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, और हमको भारतीयों को इसमें अब किसी भी प्रकार के कोई कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है। वो बातचीत कर रहा है, मतलब उसके यहां हो रही है, हो, हमारा क्या लेना देना, ना लड़ाई हमारी ना झगड़ा हमारा। हम क्यों उसमें कि हमको नहीं मौका मिला सुलह कर, क्यों चाहिए हमको मौका सुलह कर? जिनका झगड़ा है वो सुलह करेंगे आपस में। पाकिस्तान की सीमा लगती है उससे, और ट्रंप, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो हैं वो चपरासी की तरह बिहेव करते हैं ट्रंप के सामने, उसने वो करवा रहा है उनसे। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरा, अब आप सोचें कि वहां इतने लोग आए, ये ईरान के डेलीगेशन को सेफली यहाँ पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने फाइटर जेट्स भी भेजे उनके जहाज को एस्कॉर्ट करने के लिए। फिर जेडी वैंस वहाँ पर आते हैं, 21-24 घंटे रुकते हैं और उसके बाद पीठ थपथपा के चल देते हैं, वेल डन करके। अब उसके बाद सवाल हुआ कि ये जो इतना तामझाम जो पूरे शहर में किया था, इस्लामाबाद और रावलपिंडी को लॉकडाउन करने के बाद, होटलों से लोगों को, जो गेस्ट ठहरे हुए थे उनको भगा दिया कि जाओ हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं, आप लोग खाली कर दीजिए, सरकार का ऑर्डर है। फिर ईरान, खासकर ईरानी डेलीगेशन, क्योंकि वो बड़ा डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन को जिस होटल में ठहराया गया था, ये मीडिएटर है पाकिस्तान, जो इस बात पे फख्र महसूस कर रहा है कि जिसका होटल है उसने हमसे पैसे ही नहीं लिए। ये पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका कि एक होटल वाले ने मुझसे पैसा नहीं लिया। अब वो कौन थे ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने देखा, वो जो आगा खान है, हिज हाइनेस आगा खान, वो एक रिलीजियस डायनेस्टी से आते हैं, स्विट्जरलैंड में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। उनके पिताजी और उनके और पूर्वजों के ज़माने से एक रिलीजियस शिया डायनेस्टी है वो। उनका वो होटल है, होटल सरीना पाकिस्तान में, उनका मतलब मालिकाना हक उनका होगा। मगर कोई देश इस बात पे नाज करे कि एक होटल वाले ने मुझसे पैसा नहीं लिया, जो कह रहा है मैं दुनिया की सबसे बड़ी जंग रुकवा रहा हूं, जहां अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया हुआ है, ईरान का इतना लंबा चौड़ा डेलीगेशन आया हुआ है। त्रिपाठी जी, मतलब मैंने भी कभी इतने बुरे इमेजिन नहीं किया था पाकिस्तान को। नहीं, देखिए अभी कह भले रहे हैं, लेकिन मुझे तो एक खबर दिखी थी कि वो कह रहे थे कि अभी बिल मिला नहीं है, वो कब तक आएगा वो
तो मैं भी कहीं किसी के हवाले से खबर देख रहा था। लेकिन सचमुच अगर इंटरनेशनल डेलीगेशन के समय या ऐसी बातचीत के समय कोई देश इस पर बहुत खुश हो रहा हो या कह रहा हो कि अरे ये तो कमाल हो गया, तो आप इसी से समझिए कि उस देश की मूल स्थिति क्या है। और हम लोग बार बार इसकी चर्चा करते हैं। हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जो इसको कहता है कि नहीं नहीं आप ये दलाल कह देना या वो कर देना वो ठीक नहीं है। वो और ज्यादा स्थापित होता हुआ दिखता है। यानी जिसकी कोई स्थिति नहीं है, जो फटे हाल है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो क्या सचमुच किसी की वार्ता करा सकता है? उसका क्या है कि भाई ठीक है वो कुछ लोग आ गए तो कुछ थोड़ा हमारा भला हो जाएगा। जैसे अभी सऊदी अरब ने थोड़ा और टॉपअप भी कर दिया, जैसे हमारे मोबाइल में लोग रिचार्ज पे थोड़ा टॉपअप करा लेते हैं, तो उस पर थोड़ा सा और टॉपअप कर दिया है कि अच्छा चलो कर्जा तुम्हारा, ऊपर से कुछ थोड़ा और खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। इस अवस्था में वो मुल्क है। लेकिन उसके बावजूद अगर भारत में बहुत से लोग हैं जो बार बार कह रहे हैं कि हम क्यों अपनी टांग नहीं फंसा रहे हैं, हम क्यों ये इस बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनके ऊपर भी तरस आना चाहिए। भारत की अपनी एक भूमिका है, उस भूमिका के साथ जा रहा है, और पाकिस्तान वो बेचारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं हमारी भूमिका ना भी हो तो हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? कह रहे हमारी भूमिका जो है वो रहेगी। नहीं, जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि आपका बैकयार्ड है साहब, इंडियन ओशन में आपकी चलनी चाहिए, भारत को एक बड़े मुल्क मेजर पावर की तरह व्यवहार करना चाहिए। मैं उस पर भी कह रहा हूं उन दोनों देशों के बीच झगड़ा है, वो आपस में जीत जाने। मेजर पावर की तरह तो हम व्यवहार कर रहे हैं ना। इजराइल से हमारी उसी तरह की बातचीत है, ईरान से हमारी उसी तरह की बातचीत है, सऊदी से, यूएई से, यूरोपीय यूनियन से, अमेरिका से, और तो और चाइना और रशिया से भी हम जो मेजर पावर है उसकी तरह बिहेव कर। लेकिन हम ये नहीं करें चलो हम बैठ के तुमसे समझौता कराएंगे, हम शांति कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसका हिस्सा न है और ना हम होना चाहते हैं। जहां ये लड़ाई हो कि ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की लड़ाई है, जहां ये लड़ाई हो कि डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका वाली लड़ाई हो, उसमें हमारा क्यों फंसे? अभी जो आपने बात बताई ना पाकिस्तान की, वो एक्चुअली फैक्ट है। इनके पास 16.5 अरब रुपए का रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व। इनके अपने खर्चे चलाने के लिए पूरे देश के 3 महीने का पैसा है इनके पास मात्र। अब अगर ये ब्लॉकेड फलाना चौकू चल रहा है, अगर ये संकट बढ़ गया तो चौथे महीने का बिल देने का पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। तो उनको पहले 3.5 अरब चुकाना था इनका, यूएई का 1.5 अरब का उनका यूरो बॉन्ड मैच्योर हुआ, वो उनको देना, तो $5 बिलियन तो सीधे सीधे ये हो गए। अब वो पैसा सऊदी अरब देने के लिए तैयार हो गया है। उसके पीछे भी एक कहानी बताई जा रही है, उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन एक तरफ तो ये होटल का बिल नहीं देते जहां लोगों को बुला के ठहराते हैं, और उसके ऊपर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एडवाइजर ने, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर, वहां इंटरनेशनल क्रू आया हुआ है मीडिया का, वो कहीं होटल में या किसी वेन्यू पर रहा होगा, उन्होंने कहा हमको छत दे दो वहां से। हम लोग भी ऐसा करते हैं, मीडिया वाले जानते हैं विजय जी, तो बहुत जो भी कैमरा लेके चलते हैं, अच्छा स्पॉट मिल जाए, तस्वीर बड़ी आ जाए, और ऊपर से मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, थोड़ी हाइट से मिल जाए, तो उन्होंने रूफटॉप का एक्सेस मान लिया। प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर पैसे मांगता है उसके लिए, अपने लिए पैसे मांग रहा है इंटरनेशनल मीडिया क्रू से। सुनिए आप। वज़ीर आज़म साहब के जो मुशीरान थे वो एक इसी तरह के कैरेक्टर, वो अपने होटल पर वो $25,000 एक शूट का मांग रहे थे अमेरिकी सहाफ़ियों से। यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स को ये मुल्क, ये गरीब अवाम अपने टैक्स पेयर से उसको मरात दे रही है कि वो मुल्क के लिए काम करे, ठीक, और उसको वो काम करने का मौका मिलता है, वो उसमें $25,000 कमाने के चक्कर में पड़ जाता है। वो ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान को, उसके मुल्क को अल्लाह ने इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका नसीब हुआ है हमें कि जहाँ पर पूरी दुनिया में हमारा पॉजिटिव वे में जा रहा है। तो वो सहाफ़ियों को कहे चलो यार मेरे होटल की छत पर बनाओ वीडियो इस्लामाबाद की, दिखाओ मेरा मुल्क कितना खूबसूरत है, मेरा दारुल हुकूमत कितना खूबसूरत है, कि यहाँ पर टूरिस्ट का लाएगा, टूरिस्ट आएगा तो मेरे ही होटल में ठहरेगा, मैं ही कमाऊंगा। लेकिन वो लालची, नीच, घटिया, एक जोंक की तरह वो खून चूसने के लिए कोशिश करता है। वो कहता है $25,000 कमा लूं, और वो काबीना में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कैबिनेट मंत्री इंटरनेशनल मीडिया क्रू से $25,000 मांग रहा है। किस बात के? छत पे कैमरा लगाने देने के। बताइए सर, आपने तो इतनी दुनिया देखी। मैंने दुनिया देखी और बहुत जगह रूफटॉप एक्सेस पर, मतलब क्योंकि जो ये बड़ी समिट्स होती हैं इस तरह में मजा आता है कि वो शहर पूरा दिखाया, उसे एक उसका पूरा लोग ऊपर डिस्कशन के लिए वो बना लेते हैं थोड़ा। 90% टाइम मैंने ये किया कि वहाँ जो भी गवर्नमेंट होती है वो आपको एकोमोडेट करती है, आपको मदद करती है कि भाई कोई आपकी, बल्कि वो कहते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, उस तरह की एक्सेस। ये तो मैंने कभी नहीं देखा कि किस तरह का हो रहा है, कि अब वो मंत्री जी कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये तो शर्मनाक मतलब बात है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात नहीं है।
सेरेना होटल पर हम लोग गर्व नहीं कर रहे, राहत भी तो सोचा कीजिए उनकी। राहत की बात भी वो सोच रहे होंगे। इंपॉर्टेंट बात वो नहीं। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें भी पाकिस्तान जो कर रहा है, हमें पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए। एग्जैक्टली, प्लीज, थैंक यू, आपने ये बात बोली। हाँ, बिल्कुल हमें पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे वो जो कर रहे हैं वो करेंगे। उनकी विदेश नीति, उनका टॉक्स में मीडिया करना, उसके 4 नंबर बढ़ भी रहे हैं तो आपके थोड़ी कम हो रहे हैं। कम हो रहे नहीं है। और भारत की तुलना पाकिस्तान से करनी नहीं चाहिए। मतलब वो कुछ कर भी लेंगे तो कोई भारत से बड़ा देश तो नहीं हो जाएगा। भारत की एक अपनी भूमिका। एक चीज कह दूं, और उसको अमेरिका की ट्रम्प की गुड बुक्स में आना है, उसकी मजबूरी है, उसकी फाइनेंशियल मजबूरी है, उसकी सिक्योरिटी रिलेटेड मजबूरी है। आपको गुड बुक्स में आना होता तो ट्रम्प मोदी का फोन ना उठाता जी। आपने तो वो व्यवहार किया हुआ है। इसलिए हमें उस कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। भारत की अपनी एक भूमिका, और मैं बार बार कहता हूँ भारत एक बड़ा देश है, बड़ा मुल्क है, और कम से कम पाकिस्तान से तो हमें कंपेयर करना ही नहीं चाहिए किसी भी स्तर पर, चाहे वो सामरिक स्तर हो, राजनयिक हो, डिप्लोमेसी हो, अर्थव्यवस्था, किसी भी स्तर पर। तो उनको जाने दीजिए जो कर रहे हैं। हाँ सर, कुछ कह रहे हैं सर? पहला बैठक थी, पहली वार्ता थी, तो होटल मालिक ने भी कहा चलो ठीक है भाई, गुडविल में दे दो। अब तो दूसरी वार्ता होगी तो वो कहेगा भैया एक बार तो दे दिया, बार बार नहीं दूंगा, पैसे दो। तो पाकिस्तान की चिंता ये ज्यादा होगी, वार्ता सफल या असफल होता तो बात की बात है, और दूसरी बार आएंगे तो उनका खर्चा में कैसे उठाऊंगा वाला मामला है सर, ईरान वाला मामला है, ईरान वाला मामला है। इसीलिए दिया उन्होंने। इसीलिए क्या वो आपने जो कहा ना, शिया डायनेस्टी के लोग हैं, उनकी होटल है तो इसलिए, और ईरान का मसला है तो इसलिए। अब ये सऊदी वाली बात मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान जो है बीच में, पाकिस्तान में डिबेट शोज वगैरह में इस बात पर भी अपने देश की पीठ थपथपाई जा रही है, या उस पर भी फख्र महसूस किया जा रहा है कि देखो साहब, हमने सऊदी को भी बेवकूफ बना दिया। सऊदी ने अपने पेपर पे लिखवा लिया, मुझ पे हमला होगा तो तुम आओगे, और उस पर हमला हो भी गया। हम तो ईरान के भी अच्छे बन गए, हमने सऊदी के भी अच्छे बन गए, लेकिन हमने सऊदी के लिए बंदूक नहीं चलाई। तो वो इस बात को मतलब डिप्लोमेटिक क्रेडिट ले रहे हैं कि ये हमने बड़ी अच्छी मैन्यूवरिंग की कि हम इस मतलब इस ट्रैप में नहीं आए, नहीं तो हमें सऊदी के लिए तोप चलानी पड़ती है, हवाई जहाज से गोले बरसाने पड़ते ईरान के ऊपर। देखिए, पहले बात सही है, पाकिस्तान ऑब्लाइज्ड था कि मतलब ऑब्लिगेटेड था कि वो सऊदी अरब की मदद को जाता, उस पर हमले हो रहे थे, और उसने उसको उस वक्त तक टाला कि अब ये सीज फायर ही हो गया, तो वो उसकी गर्दन बची, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने कैसे किया, मैन्यूवर किया, जो भी किया, उसने अपने फायदा का वक्त निकाल लिया। इसमें एक दूसरी थ्योरी और चल रही है सर, अब वो पता नहीं कितनी सच है। मैंने पढ़ा एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट को, वो ये कह रहे थे कि सऊदी अरब और यूएई की राइवलरी है, ये बात सच है, लेकिन ये दोनों ईरान को खत्म करना चाहते हैं, ये भी सच है। और इन दोनों के बेनिफिट में ये था कि एक कोई भी और देश आ जाए और वो भी ईरान को मारे, अमेरिका और इजराइल के साथ, तो वो उनके लिए, उनको तो ये सूट करता था कि पाकिस्तान इस जंग में आए और वो ट्रंप और नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान को बर्बाद करे। तो ये जो 3.5 अरब रुपया वापस मांगा ना यूएई ने, ये कहा जा रहा है कि ये पीछे से हाथ मिले हुए थे सऊदी और यूएई के। सऊदी ने यूएई को कहा कि तू अपना पैसा मांग, उसने पैसा मांगा, ने कहा कि अब इसको पैसा चाहिए, अब ये मेरे पास आएगा, सऊदी अरब के पास आएगा, मैं इसको पैसा दूंगा और कहूंगा अब बंदूक उठा, और अब अगर गोली चली तो तू भी चलाएगा। ऐसा हो सकता है सर? मुमकिन? मुझे लगता है इसका पूरा मुमकिन हो सकता है, पूरी संभावना है। और कल ही न्यूज़ में पढ़ रहा था इस बात पे कि यदि युद्ध आगे बढ़ता है, यानी कि दोबारा से शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को युद्ध में कूदना पड़े। ऐसा सऊदी अरब मजबूर कर सकता है पाकिस्तान को युद्ध में कूदने के लिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान बहुत चालाकी से इस अपने आप को बचा करके रखा। नहीं तो जो डिफेंस पैक्ट था, हालांकि जिसके बारे में शुरू से कहा जा रहा था कि ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, सर मुड़ाते ओले पड़े, डिफेंस पैक्ट होता है और उसके 3 महीने बाद जो है वो इस प्रकार की घटना घट जाती है कि पाकिस्तान के एक टेस्ट केस बन जाता है। मतलब जैसे सऊदी को पता हो कि ये होने वाला है। हाँ, जैसे पता हो कि ये होने वाला है, और इसकी क्या, मैंने इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते कि सऊदी को इस बात की जानकारी थी कि 3 महीने बाद जो है वो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल एक्शन ले सकते हैं, और हम अपनी फोर्स मरवाने के बजाय पैसा देकर के भाड़े के टट्टुओं को, जो पाकिस्तानी टट्टू हैं, उनको हम क्यों ना उनको यूज किए जाए, उनके लोग क्यों नहीं मारे जाएं। भाई अपने नागरिक मारे जाते हैं सऊदी अरब के, तो वहां पर हो सकता है राजतंत्र ही तो है, विद्रोह हो सकता है, लोग खड़े हो सकते हैं। ये सऊदी अरब के लिए भी समस्या था, और ये आप यूएई के लिए भी समस्या यही थी कि भाई वहाँ के लोग यदि मारे जाते हैं तो लोग सड़क पर भी उतर सकते हैं राजतंत्र के खिलाफ। तो भाड़े के लोग जिनको पैसे दे करके आप अपने देश की सुरक्षा के लिए आप काम करवा सकते थे, ये उनके लिए ज़्यादा मुफीद था। और मुझे लगता है कि इसमें
दाद देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान इस चंगुल से निकल पाया है। अभी तक तो स्थिति यही है कि वो ईरान के खिलाफ नहीं लड़ पाया, नहीं तो इसका असर देखिए कि क्या होता। यदि गलती से भी ईरान के खिलाफ यदि एक मिसाइल पाकिस्तान ने मारा होता तो बलूचिस्तान को आज़ाद कराने में फिर हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती शायद। जरूरत ही नहीं। और ईरान और इनके बीच भी मिसाइलें चल चुकी हैं, भी बहुत ज्यादा पहले नहीं, मेरे ख्याल से एक डेढ़ दो साल पहले की ये बात है। अब ट्रंप साहब की बात कर लेते हैं। ट्रंप ने दुनिया में किसी देश को नीचा दिखाने में या उसे परेशान करने में कोई असर नहीं छोड़ी, लेकिन हर किसी और हर व्यक्ति जिससे भी हम लोग मिलते हैं वो ये कहता है ट्रंप कुछ भी कर सकता है। ट्रंप क्या सोचते हैं कोई नहीं जानता, और ट्रंप किसी को कुछ समझता नहीं। तो ट्रंप कुछ भी कर सकता है ये तो लोग माने बैठे थे, लेकिन ट्रंप ऐसा कर देगा, इस पर फिर दुनिया हैरान हुई। वो था पोप के खिलाफ, जब इन्होंने बोला कि पोप लियो जो हैं वो कमजोर हैं, पोप लियो जो हैं वो वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी जो भाषा थी जो इतना लंबा फर्रा उन्होंने लिखा था एक्स के ऊपर। अच्छा, फिर अब जब वो विवाद बढ़ गया, उसमें उन्होंने एक फोटो भी, पिक्चर भी ट्वीट की जिसमें जीसस क्राइस्ट की भूमिका में ये है कि हाथ रखकर किसी को जो है ठीक कर रहे हैं, और उसमें अपनी फोटो लगा दी। तो बहुत विवाद हुआ भाई, कहा एक तो तुम पोप को उल्टा सीधा कह रहे हो, फिर खुद को जीसस क्राइस्ट भी बता रहे हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो ऐसे दिखाया था अपने आप को जैसे मैं ये कोई डॉक्टर्स की टीम का हिस्सा हूं, बचने के लिए, क्योंकि रिएक्शन हुआ अमेरिका में बहुत बुरा, और देशों में बड़ा रिएक्शन हुआ। कई देशों ने, जैसे इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने बड़ा कहा पोप वहां रहते हैं, वेटिकन में रहते हैं, वो बेसिकली है तो इटली का ही इन्फ्लुएंस है वहां पे सारा। उनका सबसे पहले स्टेटमेंट आया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप पोप के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन ट्रंप पीछे हटने की बजाय और बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में पिछले 2 महीनों में 42,000 से ज्यादा बेगुनाह निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या की है ईरान की इस सरकार ने, और पोप लियो ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। तो ये पोप को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े हैं, वो किसका समर्थन कर रहे हैं जिसने 42,000 लोगों की हत्या कर दी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, डोनाल्ड जे ट्रंप। तो ये तो पोप से नहीं, मतलब पोप को कहने से बाज नहीं आ रहे, किसी और को क्या मानेंगे। मेलोनी, जो जॉर्जिया मेलोनी का शायद बयान भी है, सुना दीजिए। Penso che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone e i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. उन्होंने कहा मैं पोप के साथ खड़ी हूं। आप पोप पे बोलेंगे कि राहुल गांधी पे बोलेंगे, चूज कर लीजिए। नहीं, मतलब पोप पे क्या बोलना है, हम क्यों बोलेंगे पोप पे, लेकिन एक लाइन सिर्फ बोल देता हूं कि ट्रंप वही कर रहे हैं जो होना चाहिए। ये सत्ता और चर्च, वो दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। क्या बात याद दिला दी आप, समझ रहे हैं ना, मतलब समझिए, ये ओरिजिनल लड़ाई तो यही थी ना, बस लड़ाई यही है। तो आप उसके पराभव की ओर जाते हुए देखिए, ये लड़ाई सामान्य नहीं है, और अगर ये हो रहा है तो सचमुच बहुत विचित्र है कि अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट ये कर रहा है। कौन सा संस्थान नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब सत्ता। अब देखिए, ये अभी चर्च को मैं उस सेंस में, रिलीजियस कैथोलिक चर्च, अगर उतनी पावर होती तो क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बोलने की स्थिति में होता? इसको यूं समझिए ना, ये सवाल है कि क्या अगर पोप की जो प्रभुसत्ता है, जो ताकत है, वो अगर इतनी पावरफुल होती तो क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बोलने की स्थिति में होता? ठीक है, बात ये बड़ा सवाल है। एक लाइन जोड़ देना चाहिए, पूरी दुनिया में बवाल हो जाता। बिल्कुल, वही अमेरिका में ही हो जाता। एक लाइन जोड़ देनी चाहिए, हालांकि उसके लिए कई बार माफी मांगी गई है पोप के तरफ से और वेटिकन के तरफ से, लेकिन जब क्रूसेड हुआ यूरोप को जब क्रिश्चियनाइज किया गया, तो जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवादी थे वैसे ही तो क्रिश्चियन आतंकवादी थे। उन्होंने भी तो हत्या का सहारा लिया, हिंसा का सहारा लिया, कन्वर्ट करने का सहारा में हिंसा, सारे कुकर्मों का सहारा लिया था, और यूरोप को पूरी तरीके से होमोजेनाइज किया है। उससे पहले हृदय परिवर्तन तो हुआ, रहते थे उससे पहले भाई, उसके पहले हम तो कहते थे कि जो हमारे मानने वाले नहीं थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी को भी मानने वाले तो नहीं थे ना। ठीक है, चलिए, ट्राइबल सोसाइटी थी ना वो पूरा। अब आगे एक बस जाते जाते मैं आपको राहुल गांधी का कल का एक बयान, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, तो वो आपको दिखा देता हूं। बंगाल में राहुल गांधी बोल रहे थे, उन्होंने कहा ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्ट है, ये सिंडिकेट चलाने वाली सरकार है, और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात की, और उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी नहीं लड़ सकते टीएमसी से,
टीएमसी से मैं लड़ूंगा, मतलब कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। बंगाल में टीएमसी से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, ऐसा राहुल गांधी ने बोला। यहाँ पर एक विधायक है और हाँ, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि और नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? मैं। देश में एक ही आदमी है जो नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, जो नरेंद्र मोदी पे हंसता है और जो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डाल के बात करता है। और फिर उन्होंने कहा वो कौन है? मैं हूं। एक तरफ नरेंद्र मोदी वो संविधान पर आक्रमण कर रहा है, एसआईआर करवा रहा है, नफरत फैला रहा है, और दूसरी तरफ टीएमसी का काम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ाने का है। 24 घंटा आपकी सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी, सारे बिजनेस बंद कर दिए और सिंडिकेट से स्टेट को चलाते हैं। टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, यह मत भूलिए। अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को हरा सकती है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। और यह भी मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस के सब लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आदमी है जो डरता नहीं है, जो मरने को तैयार है और जो मोदी पर हंसता है 24 घंटा। मैं नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता अब। तो उन्होंने कहा मोदी से एक ही आदमी है जो मुकाबला कर सकता है, जो नहीं डरता वो है मैं। टीएमसी वाली बात ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये कमाल है। मतलब सचमुच ये किस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं कि किस स्टेट में है वो भी उनको ध्यान में नहीं है। मतलब उनका संकट बड़ा हो गया है ना। अरे भाई, आप ये कौन सी काबिलियत है कि मैं नरेंद्र मोदी पर हंसता हूं? हंसते रहो भाई। ऐसे कोई किसी के ऊपर हंसता है तो उसको लोग क्या कहते हैं? बड़ा विचित्र है। और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा है। हम लोग तो रोज देखते हैं, हम लोग थोड़ी देर में लगता है कि यार हमारा चेहरा तो मुरझाया रहता है, मोदी जी क्या चमकते रहते हैं। हम लोग तो रोज ऐसे देखते हैं। उनका टीएमसी नहीं लड़ सकती कांग्रेस बीजेपी से। नहीं तो टीएमसी बीजेपी से क्यों लड़ेगी भाई? बीजेपी को टीएमसी से लड़ना है, उनका बेसिक फंडा ही क्लियर नहीं। इसीलिए तो वहां भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना है। टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। नहीं, ये वो बात कह रहे हैं, बुनियादी बात है। आप बंगाल में बोल रहे हो, वेस्ट बंगाल में बीजेपी को थोड़ी हराना है, वहां टीएमसी को हराना है। और वहां जाके राहुल जी ये कह रहे हैं कि टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। इसका मतलब इसका मतलब ये भी तो हुआ कि राहुल जी कह रहे हैं कि टीएमसी हारेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बन सकती है, यही तो मतलब हुआ इस बात का सर। हाँ नहीं, लेकिन एक और भी देखिए ना, कितना भोले हैं बेचारे, कितना मासूमियत है उनके बयानों में। वो उनके एक भी विधायक नहीं है वहां पे। एक जीता था सागर दे की, एक जीता वो भी टीएमसी में शामिल हो गया सागर दे, और इसके बावजूद कह रहे हैं कि कौन यहाँ लड़ सकता है। अरे जमीन पर आपका 4% वोट है भाई, 4%। आपके 90% जो है वो कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया। अरे दूसरी बात, मैंने बयान सुना तो मैं कह ही देता हूं। मतलब जैसे कांग्रेस कहती है भाई कि बीजेपी के लिए या प्रधानमंत्री के लिए कहती है कि अहंकार है, दम्भ है, तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रोजेक्शन दिया अपना, जो बातें उन्होंने अपने लिए कही, तो इसमें भी वो फिर दम्भ और अहंकार वैसी ही भावना जो है वो दिखाई दे रही थी। बाकी ये कांग्रेस पार्टी जाने और राहुल जी जाने। दम्भ और अहंकार नहीं है वो तो उनको, ये तो उनको अहंकार है कि मैं मोदी के मुकाबले में ही हूं, बस इतना तो वो मानते हैं। नहीं प्रयोग किया जा सकता। समय बात, लेकिन वेस्ट बंगाल में मोदी से नहीं करना मुकाबला, ये आप समझा देंगे फिर। ठीक है सर, आज तो रह गया फिर कभी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद समय इतना। हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, सभी जी, बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर मिलेंगे।